इस लड़की का बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों उसे धोखा देकर भाग गए और ऊपर से उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके लाखों का चूना भी लगा दिया। जब वो पूरी तरह टूट गई और अकेले बैठकर अपना गम भुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे झील के किनारे एक छोटा बच्चा खेलता हुआ दिखा। अगले ही पल वो बच्चा गायब हो गया। इतनी बड़ी जगह में वो कहाँ जा सकता था। लड़की ने झील में देखा तो पाया कि बच्चा पानी में डूब रहा है। उसने सोचा कि मुझे तो तैरना भी नहीं आता और यहाँ इतने लोग हैं, किसी न किसी ने तो देखा ही होगा, वही बचा लेंगे। पर किसी का ध्यान उस तरफ नहीं था। बच्चे की चीखें सुनकर उसका दिल पसीज गया और वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। वो किसी तरह बच्चे तक पहुंची और तभी बच्चे का पिता भी नाव लेकर वहां आ गया। तभी अचानक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा और झील की गहराई से कोई चीज उसे चुंबक की तरह नीचे खींचने लगी। उसे लगा अब तो खेल खत्म, वो मरने वाली है। उसे अपनी बीती जिंदगी याद आने लगी। धोखेबाज दोस्त और बॉयफ्रेंड की बातें दिमाग में घूमने लगी। उसे मरना नहीं था, पर धीरे धीरे उसकी चेतना खोने लगी। काफी समय बाद उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसे ऊपर खींच रही है। पानी से बाहर निकलते ही उसने देखा कि सब कुछ बदल चुका है। वो मरी नहीं थी, पर सामने एक आदमी को नहाते देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ कई मर्द बिना कपड़ों के नहा रहे थे। तभी एक लड़की उसे लेडी कहकर बुलाने लगी और उसे वहाँ से भागने को कहा। वो लड़की उसे एक सुरक्षित जगह ले गई और पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। लड़की हैरान थी कि ये उसे लेडी क्यों बुला रही है और ये कौन सा पार्क है। पूछने पर पता चला कि ये गोरियो काल का सबसे बड़ा शाही स्नान घर है। चारों तरफ धुआं और अजीब लोग देखकर उसे लगा कि वो मर चुकी है और ये यमराज का दरबार है, और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब कमरे में पाया। पास बैठी एक महिला ने उसे हे सू कहकर पुकारा। उसने सफाई देने की कोशिश की कि उसका नाम गो हा जिन है, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसे सब याद आया कि कैसे वो पानी में गिरी थी। नौकरानी ने उसे बताया कि वो मरी नहीं है, बस मरते मरते बची है। उसने पूछा, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? और फिर खुद को जोर से एक चिकोटी काटी। बहुत दर्द हुआ, मतलब वो सच में नहीं मरी थी। वो फौरन बाहर की तरफ भागी। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह गई। उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। सबने बड़े अजीब और पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसने सोचा कि अगर मैं मरी नहीं हूँ तो फिर ये कौन सी जगह है। तभी उस महिला ने बताया कि उसका नाम हे सू है और वो उसकी चचेरी बहन है। उसे समझ आया कि वो जिंदा तो है, पर अब उसका नाम हे सू है। ये गोरियों का जमाना था। उसे यकीन हो गया कि वो किसी और के शरीर में आ गई है, यानी उसने टाइम ट्रेवल किया है। उसने अपने गालों को छूकर देखा। हाथों की झुर्रियां गायब हो चुकी थीं और स्किन एकदम सफेद और नरम थी। उसे ये सब देखकर बहुत मजा आया। उसने सोचा कि गोरियों काल में भी लोग अपनी स्किन का इतना ख्याल रखते हैं, ये तो कमाल है। उसे लगा कि टाइम ट्रेवल करना तो बड़े फायदे की चीज निकली। उसकी नौकरानी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो पागल हो गई हो, क्योंकि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। फिर जब वो झील के पास टहल रही थी तो उसे एक जोड़ा प्यार जताते हुए दिखा। उसे एहसास हुआ कि पुराने जमाने के मर्द तो बड़े हैंडसम होते हैं। तभी वहाँ राजकुमारी आ गई। नौकरानी ने फौरन झुककर सलाम किया और हे सू को भी जबरदस्ती झुकाया। राजकुमारी ने ताना मारते हुए कहा, सुना है तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुम्हें तमीज भी नहीं रही। चलो फिर से अदब सीखो। वैसे भी तुम पहले कौन सा ढंग से पेश आती थी? हे सू ने मन में सोचा, ये बदतमीज औरत तो हद कर रही है। ये उसकी बातें और नजरों में जहर भरा था। 21वीं सदी की लड़की ये सब भला क्यों सहे? उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, मुझे सीखना होगा तो सीख लूंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? नौकरानी ये सुनकर सन्न रह गई और राजकुमारी से माफी मांगने लगी कि लेडी की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है। राजकुमारी को गुस्सा आ गया और उसने उसे भला बुरा कहा, जिस पर हे सू और भड़क गई और उसने दोबारा चुनौती दे दी। शुक्र है कि तभी वो सुंदर राजकुमार वहाँ आ गया और मामला शांत हुआ। दोपहर में लालटेन बनाने का काम चल रहा था, पर हे सू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जो भी करती उसे बेकार लगता। राजकुमारी ने फिर उसका मजाक उड़ाया, लगता है दिमाग के साथ हाथ भी चलना बंद हो गए हैं। चलो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, जाओ जाकर गोंद पकाओ। ये तो कर लोगी ना? हे सू ने कहा, हाँ हाँ ये तो मामूली बात है। पर जब वो करने बैठी तो उसे नानी याद आ गई। 5 मिनट में ही उसकी कमर और कंधों में दर्द होने लगा। वो सोचने लगी, मैं तो स्किन केयर एक्सपर्ट और नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं और यहाँ मुझसे ये काम कराया जा रहा है। ये तो जुल्म है। थकान मिटाने के लिए वो कुछ कसरत करने लगी। तभी उसे पड़ोस वाली कंपनी का एक अंकल दिखा। उसे लगा शायद वो भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। वो उनके पीछे भागी, पर वो गायब हो गए। उसी वक्त चौथा राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहाँ पहुँचा। उसे लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी। हे सू उसके घोड़े से टकराकर गंदे नाले में गिरने ही वाली थी कि राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर उसे घोड़े पर खींच लिया। हे सू उसे देखती रह गई। उसे लगा कि उसे अपना ड्रीम बॉय मिल गया है, पर उसकी ये गलतफहमी चंद सेकंड में दूर हो गई। राजकुमार ने उसे घोड़े से ऐसे नीचे पटका जैसे कोई कचरा फेंक रहा हो। हे सू को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि यहाँ के मर्दों में जरा भी तमीज नहीं है। वो राजकुमार को जोर जोर से सुनाने लगी, इतने बदतमीज इंसान हो, सड़क पर ऐसे घोड़ा चला रहे हो जैसे किसी की जान की कोई कीमत ही न हो। राजकुमार ने उसे डराने की कोशिश की और फिर वहाँ से चला गया। एक भली औरत ने हे सू को समझाया कि ये राजकुमार बहुत खतरनाक है, ये किसी का भी कत्ल कर सकता है। तुम्हारी जान बच गई, यही बड़ी बात है।
उसने बताया कि राजा के कई बेटे हैं और हर कोई उनके पीछे पागल है। तभी नौकरानी आई और उसे घर ले जाने लगी क्योंकि राजकुमारी बहुत गुस्से में थी क्योंकि हे सू ने गोंद पकाते पकाते जला दिया था। वो छुपती छुपाती घूम रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजकुमारी उसे फिर से न डांटने लगे। 10वें राजकुमार ने उसे देख लिया और उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। उसने कड़क आवाज में पूछा, सच सच बता, क्या कल तू हमें छुपकर नहाते हुए देख रही थी? हे सू बुरी तरह घबरा गई। उसने फौरन हाथ पैर जोड़कर मना किया और वहाँ से दुम दबाकर भाग निकली। लेकिन 10वें राजकुमार को पक्का यकीन हो गया था कि ये वही लड़की है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। जब वो हे सू को ढूंढ रहा था तभी उसने देखा कि एक लड़की पर्दे के पीछे कपड़े बदल रही है। वो अपनी आदत से मजबूर होकर छुपकर उसे देखने लगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसे कोई देख रहा है। तभी अचानक हे सू वहाँ आ गई और उसने राजकुमार को बीच में ही रोक दिया। वो चिल्लाई, ओए ठरकी, तुझे शर्म नहीं आती? तू छुपकर दूसरों को कपड़े बदलते हुए देख रहा है? हे सू ने उसे डांटा, चल अभी के अभी इस लड़की से माफी मांग। 10वें राजकुमार को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा लाल हो गया। आज तक किसी ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस देश का राजकुमार हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और वैसे भी मैं भला इस मामूली सी नौकरानी को क्यों देखूंगा? इसकी औकात क्या है? उसने डराने वाली आवाज में उस नौकरानी से पूछा, बोल, क्या मैंने तुझे कपड़े बदलते हुए देखा? बेचारी नौकरानी डर के मारे कांपने लगी और उसने झूठ बोल दिया कि नहीं, राजकुमार ने मुझे नहीं देखा। हैसू ने उसे कोसा, ठरकी कहीं के, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, उसे डरा रहे हो? क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? हैसू ने पीछा किया और माफी मांगने को कहा। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। हैसू ने सोचा, अपने घर में तो मैं शेरनी थी, मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। और फिर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उसने बाल खींचे, उसने हाथ पर काटा, उसने धक्का दिया तो इसने लात मारी। आखिर में हैसू भारी पड़ी और उसने राजकुमार को जमीन पर पटक दिया। उसने अपना सिर राजकुमार के सिर पर दे मारा। ये देखकर बाकी राजकुमारों के होश उड़ गए। ये लड़की तो बहुत ही खतरनाक निकली। जब वो दोबारा हमला करने वाली थी तभी चौथे राजकुमार ने उसे रोक लिया और एक तरफ फेंक दिया। शुक्र है कि उसकी बहन सही वक्त पर आ गई। बहन ने बताया, तुमने जिस पर हाथ उठाया है वो राजकुमार है। अगर राजा को पता चला तो 8वें राजकुमार पर भी आंच आएगी। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगी, पर तुम तो मुसीबतें कम ही नहीं होने देती। सू को अपनी माँ की याद आ गई। उसे घर से दूर आए 3 दिन हो गए थे। वो रोने लगी। उसे लगा राजकुमार को पीटने की सजा बहुत भारी होगी, शायद जान भी चली जाए। अब बचने का बस एक ही रास्ता बचा था और वो था वापस अपने जमाने में पहुंचना। रात के अंधेरे में वो अकेले एक लालटेन लेकर मर्दों वाले शाही स्नान घर पहुंच गई। हालांकि उसे डर बहुत लग रहा था, पर राजकुमार को पीटने का नतीजा सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और पानी में कूद गई। उसने बहुत देर तक पानी के अंदर दम साधे रखा, पर सब बेकार रहा। वो वापस नहीं जा पाई। जैसे ही उसने सिर ऊपर किया उसने देखा कि उसके ठीक सामने चौथा राजकुमार खड़ा था। हे सू की तो हालत खराब हो गई और राजकुमार भी दंग रह गया कि मर्दों के नहाने की जगह पर ये लड़की क्या कर रही है। उसने फौरन अपने चेहरे का वो हिस्सा छिपा लिया जहाँ जख्म का निशान था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे देखे, क्योंकि जो भी उसका वो निशान देख लेता था उसे मार दिया जाता था। उसने गुस्से में हे सू का गला दबोच लिया और पूछा, क्या तूने मेरा ये निशान देखा? अब ये भी कोई पूछने वाली बात थी? वो कोई अंधी थोड़ी थी, उसे सब साफ दिख रहा था। हे सू डर के मारे कांपने लगी और बस रहम की भीख मांगने लगी। चौथे राजकुमार ने उसे धमकी दी, अगर तूने बाहर जाकर किसी को भी ये बताया तो मैं तेरा चेहरा भी ऐसा ही बना दूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। वहाँ से जाते वक्त उसका एक हेयर पिन वहीं गिर गया। जब हे सू ने देखा कि वो चला गया है तब जाकर उसने चैन की सांस ली। सच कहूँ तो वो मौत के डर से बुरी तरह सहम गई थी। उसने राजकुमार का वो हेयर पिन उठाया और वहाँ से खिसक ली। घर लौटते वक्त वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। आखिर -10 डिग्री का तापमान था तो ठंड तो लगेगी ही। उसे लगा था कि वो वापस अपने जमाने में पहुंच जाएगी, इसलिए उसने लौटने के बारे में सोचा ही नहीं था। जब वो घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर बहुत सारे लोग जमा हैं। उसकी बहन ने बहुत बेचैनी से पूछा, तू कहाँ चली गई थी? हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हे सू ने जब सुना कि यहाँ भी लोग उसके लिए इतने परेशान हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं तो उसे पहली बार परिवार की गर्माहट महसूस हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में अपने घर आ गई है। रात को जब उसकी नौकरानी उसके बाल बना रही थी तो उसने डांटा, क्या आप पागल हो गई हैं? आप ऐसी जगह क्यों गई थी? गोरियों में भले ही मर्द औरत साथ नहा सकते हैं, पर चौथे राजकुमार के हत्थे चढ़ना बहुत खतरनाक है। हे सू ने पूछा कि आखिर ये चौथा राजकुमार कैसा इंसान है। तब नौकरानी ने बताया कि उसकी सगी माँ खुद महारानी है, उसकी सौतेली माँ कांग लेडी है, पर सुना है कि चौथा राजकुमार बहुत ही बेरहम है। उसे छोटे जानवरों का शिकार करना पसंद है। उसने इस इलाके के सारे भेड़ियों को मार डाला है और वो इंसानों को मारने में भी देर नहीं लगाता, खासकर उन्हें जो उसका निशान देख लें। हे सू ये सुनकर और भी डर गई। उसे लगा कि वाकई आज उसकी जान बाल बाल बची है। नौकरानी ने आगे कहा कि वो तो राजकुमार है इसलिए बच गया, अगर किसी मामूली परिवार में पैदा हुआ होता तो शायद अब तक जिंदा भी ना होता। हे सू को हैरानी हुई। उसने पूछा, ऐसा क्यों? आम परिवार में उसे क्या दिक्कत होती? नौकरानी ने बताया कि गोरियों में लोग खूबसूरती के दीवाने हैं, बदसूरत लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हे सू ने सोचा, अच्छा तो ये लुक का चक्कर हजारों साल पुराना है। अगला दिन साल का आखिरी दिन यानी 30 दिसंबर था। दासियों की टोली ने मिलकर हे सू को तैयार करना शुरू किया। हे सू के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। उसने चिढ़कर सोचा, ये भी क्या मुसीबत है, अंदर 3 परत और बाहर
तीन परत। हमारे जमाने में तो बस एक टी शर्ट डालो और काम खत्म, यहाँ तो कपड़े पहनने में ही 2 घंटे लग गए। उधर राजकुमार साथ खेल रहे थे, पर 10वां राजकुमार कल वाली बात को लेकर अब भी चिढ़ा हुआ था। बाकी राजकुमारों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे भाई, अगर किसी लड़की ने तुझे पीटा है तो समझ ले कि वो तुझे पसंद करती है। 10वां राजकुमार बहुत भोला था, उसे ये बात सच लगने लगी और अब वो हे सू से मिलने का इंतजार करने लगा। रात को हे सू और उसकी नौकरानी बाजार घूमने निकली। वहाँ का नजारा देखकर हे सू की आंखें फटी रह गईं। ऐसी चीजें उसने आज तक नहीं देखी थीं। अचानक उसकी नजर चौथे राजकुमार पर पड़ी, जो हाथ में तीर कमान लिए एक हमलावर का पीछा कर रहा था। हे सू भी उसके पीछे पीछे जंगल में पहुंच गई, जहां उसने देखा कि कई लोग बेरहमी से मारे गए हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर वो कांप गई और पीछे भागी, पर सीधे चौथे राजकुमार के सामने जा गिरी। वहाँ एक हमलावर था जिसे राजकुमार सरेंडर करने के लिए कह रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हे सू को देखा, उसने उसे बंधक बना लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। चौथा राजकुमार गुस्से से पागल हो गया। वो हमलावर बस सच उगलने ही वाला था कि हे सू ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। हमलावर ने धमकी दी कि अगर राजकुमार आगे बढ़ा तो वो हे सू को मार देगा। चौथा राजकुमार जानता था कि अगर वो रुक गया तो हमलावर बच निकलेगा। वैसे भी उसे इस लड़की से क्या लेना देना था। उसने सोचा कि क्यों ना हमलावर के साथ साथ इस लड़की को भी खत्म कर दिया जाए। जब हे सू ने ये सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी गर्दन से खून बहने लगा था और उसे अपनी मौत साफ दिख रही थी। तब उसने अपनी जान बचाने के लिए हमलावर के हाथ पर जोर से काट लिया। हमलावर दर्द से चीखा और उसने हे सू पर वार करना चाहा। ठीक उसी पल 8वें राजकुमार ने वहां पहुंचकर एक खंजर फेंका और हमलावर को ढेर कर दिया। चौथा राजकुमार बहुत भड़क गया, क्योंकि जो सबूत उसे चाहिए था वो मर चुका था। उसने गुस्से में हे सू की तरफ तलवार तानी। 8वें राजकुमार ने फौरन अपनी तलवार बीच में लगा दी और हे सू का बचाव किया। उसने कहा, ये लड़की बेगुनाह है, मैं वादा करता हूँ कि मैं असली गुनहगार को ढूंढ निकालूंगा। उसने समझाया कि इसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, बेहतर है कि हम दूसरे कातिलों का पीछा करें। चौथे राजकुमार ने बेदिली से हे सू को छोड़ दिया। हे सू को याद आया कि उसने पास में ही बहुत सारी लाशें देखी थीं। वो उन सबको लेकर उस जगह पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर चौथा राजकुमार सन्न रह गया। वहां एक भी लाश नहीं थी। उसने फौरन हे सू को दबोच लिया और पूछा, कहाँ गए वो लोग? तूने तो कहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग मरे पड़े हैं। 8वें राजकुमार की नजर बहुत तेज थी। उन्होंने बांस के पेड़ों पर खून देख लिया और बोले, यहाँ वाकई कत्लेआम हुआ है, बस लाशों को बहुत सफाई से हटा दिया गया है। ये सुनते ही चौथा राजकुमार कातिलों को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ निकल गया। हे सू ने जब देखा कि वो इंसान जो उसे मारना चाहता था आखिरकार चला गया है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो सिसकते हुए बोली, मैंने क्या बिगाड़ा है? उस आदमी ने हमलावर को मुझे मारने के लिए छोड़ दिया और वो खुद भी मुझे खत्म करना चाहता था। हे सू की ये भोली बातें सुनकर 8वें राजकुमार को हंसी आ गई। उन्होंने हे सू को गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए कहा, अब सब ठीक है, डरो मत। रात को हे सू अपने जख्म पर पट्टी बांधकर सोने जा रही थी, पर रास्ते में उसका सामना फिर से चौथे राजकुमार से हो गया। चौथे राजकुमार की आंखें इतनी डरावनी थीं कि उसे देखते ही हे सू की नौकरानी डर के मारे भाग गई। हे सू उसे बुलाना चाहती थी, पर डर के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। चौथे राजकुमार ने आगे बढ़कर हे सू का गला पकड़ लिया और सवाल किया, सच बता, तूने उस रात वहाँ क्या क्या देखा था? तभी 8वें राजकुमार वहाँ पहुँच गए और उन्होंने चौथे राजकुमार को रोक लिया। हे सू को याद आया और उसने बताया कि उस हमलावर ने फर वाला कोट पहना हुआ था। ये सुनते ही दोनों राजकुमार समझ गए कि वो कौन हो सकता है। उन्होंने हे सू को धमकी दी कि ये बात किसी को भी मत बताना, अगर तूने मुंह खोला तो तेरी जान को खतरा हो सकता है। जब हे सू वहाँ से जाने लगी तो चौथे राजकुमार ने कहा, आज के बाद मेरे सामने मत आना। हे सू को गुस्सा आ गया। उसने पलटकर जवाब दिया, क्यों? मैं आपके सामने क्यों नहीं आ सकती? हम सब बराबर हैं। फिर आप बार बार मेरी जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या मेरा जिंदा रहना गलत है? उसकी ये बातें सुनकर चौथा राजकुमार चकरा गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। 8वें राजकुमार हे सू को उसके कमरे तक छोड़ने आए और उन्होंने वहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ जला दी ताकि उसे डर न लगे और बुरे सपने न आए। हे सू ने उनसे पूछा, क्या आपको रात में बुरे सपने आते हैं? क्या ये लोगों को मारने के बाद का कोई असर है? 8वें राजकुमार ने शांति से कहा, अगर एक इंसान को मारने से बुरे सपने आने लगते तो शायद मैं कभी सो ही नहीं पाता। हे सू को उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया। राजकुमार ने बताया कि उन्होंने 11 साल की उम्र से ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था। इस राजधानी का दस्तूर यही है कि अगर तुम दूसरों को नहीं मारोगे तो दूसरे तुम्हें मार देंगे, और ये असर जिसकी तुम बात कर रही हो, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। हे सू बस मुस्कुरा दी और उसने कुछ नहीं समझाया। अगले दिन साल की पहली सुबह थी। सारे राजकुमार नाव पर बैठकर मस्ती कर रहे थे। तभी महाराज वहाँ आए और उनकी नजर 10वें राजकुमार के चेहरे पर पड़े नीले निशान पर गई। उन्होंने पूछा कि ये कैसे हुआ? राजकुमार ने घबराते हुए झूठ बोल दिया कि वो गलती से गिर गया था। महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डांटा कि इतने बड़े हो गए हो और अभी भी बच्चों की तरह गिरते रहते हो। इधर हे सू की जान हलक में अटकी हुई थी।
वो बहुत बेचैन थी। वो सोच रही थी कि अगर 10वें राजकुमार ने महाराज को सच बता दिया कि उसे एक लड़की ने पीटा है तो क्या महाराज मेरा सिर कटवा देंगे या मेरा एक पैर काट दिया जाएगा। तभी 10वां राजकुमार उसके पास आया। हे सू ने खुद को बहुत शांत दिखाने की कोशिश की, पर राजकुमार ने आते ही सारे नौकरों और दासियों को वहाँ से भगा दिया। उसने कहा कि उसे हे सू से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। हे सू को लगा कि शायद ये कल वाली पिटाई का बदला लेने आया है और उसे तंग करेगा, पर उसने देखा कि राजकुमार बहुत शर्मा रहा है। वो झिझक रहा था और अजीब तरह से अपने पैर हिला रहा था। असल में वो अपने दिल की बात कहना चाहता था, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। हे सू को प्यार मोहब्बत के मामलों का पुराना तजुर्बा था। उसने राजकुमार की शक्ल देखते ही ताड़ लिया कि ये तो उसे पसंद करने लगा है। उसे लगा कि अब ये वही घिसी पिटी बात बोलेगा कि तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, और हुआ भी वही। काफी देर हिचकिचाने के बाद राजकुमार ने आखिर में वही लाइन बोल दी। हे सू हैरान रह गई और मन में बोली, ओ भाई, मतलब ये डायलॉग हजारों साल पुराना है। राजकुमार को समझ नहीं आया कि हे सू क्या बड़बड़ा रही है, पर उसने अपनी बात जारी रखी और इजहार किया, सच कहूँ तो उस दिन तुम्हारे साथ हाथापाई करके मुझे जो मजा आया वैसा पहले कभी नहीं आया। आज तक सब मेरे खानदान से डरते थे, कोई मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। हे सू ने जब ये सुना तो हंसकर बोली कि ये तो बहुत आसान है, जब भी आपका मन कुश्ती करने का हो मेरे पास आ जाना, मैं आपको इतना कूटूंगी कि आप खुश हो जाओगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और 10वां राजकुमार खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा कि उसका प्रपोजल मंजूर हो गया है। हे सू जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन बाहर जाने की तैयारी कर रही है, तो उसने कहा कि वो उन्हें तैयार करेगी। मेकअप करते समय उसे याद आया कि कैसे वो अपनी उस धोखेबाज दोस्त को तैयार किया करती थी, तो उसने अपनी बहन को एक सपना सुनाया। उसने कहा, एक मेकअप एक्सपर्ट थी जिसकी एक बहुत पक्की सहेली थी। वो सहेली जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती तो उसी से मेकअप करवाती थी। दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था और वो साथ में बहुत खुश रहती थी। पर एक दिन जब वो लड़की बाजार गई तो उसने अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को देखा। उसने आवाज दी पर उसने सुना नहीं। जब वो उसके पीछे गई तो उसने देखा कि उसकी वही सहेली उस लड़के को गले लगा रही थी और दोनों चूम रहे थे। तब उस लड़की को समझ आया कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। उन दोनों ने मिलकर उसकी सारी जमा पूंजी हड़प ली और उसका क्रेडिट कार्ड भी खाली कर दिया, जबकि उसे भनक तक नहीं लगी। खैर, जब मेकअप पूरा हुआ और बहन ने आईना देखा तो वो देखती रह गईं। वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। हे सू ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया था जिससे इंसान का रूप ही निखर जाता है। बाद में हे सू जब बाजार में टहल रही थी तो उसे 8वें राजकुमार दिखे और उसने हाथ हिलाकर उन्हें हेलो किया। राजकुमार ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया, पर फिर वो सोचने लगे कि ये कैसा अजीब इशारा है। उन्हें ये बड़ा अजीब लगा। हे सू फिर एक जड़ी बूटी की दुकान पर गई ताकि वो साबुन और बॉडी वॉश बना सके। राजकुमार ने पूछा, ये साबुन क्या होता है? हे सू को याद आया कि वो पुराने जमाने में है, तो उसने समझाया कि ये नहाने और साफ सफाई की चीज है। उसी दौरान राजकुमार ने उसके लिए घाव की दवा खरीदी और उसे दी। उन्होंने कहा कि ये गर्दन के जख्म पर लगा लो ताकि वहाँ कोई निशान न रहे। जब हे सू दवा लगाने लगी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि जख्म ठीक कहाँ पर है। तभी 8वें राजकुमार खुद उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। राजकुमार को इतना करीब देखकर हे सू थोड़ा घबरा गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने खुद को संभाला और दवा लगवाई। तभी अचानक उसकी बड़ी बहन बेहोश हो गई। राजकुमार ने फौरन उन्हें गोद में उठाया और सब घर की तरफ भागे। घर पहुंचकर जब वो बहन की सेवा कर रहे थे तो गलती से राजकुमार और हे सू के हाथ एक दूसरे से छू गए, जिससे हे सू शर्माकर बाहर भाग गई। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसने अपनी बहन को यह कहते सुना कि उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उन्होंने कहा, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, इसलिए अच्छा होगा कि आप मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लें। हे सू ने जब अपनी बहन की ये बातें और पिछले कुछ दिनों से 8वें राजकुमार का अपने प्रति बर्ताव देखा तो उसका मन डोलने लगा। वो जानती थी कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी वो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रही थी। जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि चौथा राजकुमार वहाँ बैठा था। वो पिछले 3 दिनों की बातों के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो अब भी जांच अधिकारियों के साथ मिलकर उस कातिलाना हमले के असली मास्टरमाइंड का पता लगा रहा था। जब उसने हमलावरों की लाशों की जांच की तो पता चला कि उन सबकी जीभ कटी हुई थी। पूछताछ में पता चला कि ये शायद वो साधु थे जिन्होंने अपने नियम तोड़ दिए थे, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा के तौर पर जीभ काट दी जाती थी। मजे की बात ये थी कि हमलावरों ने जिन कलाकारों का भेष धरा था उन्हें उसी मंदिर ने भेजा था जहाँ उसकी माँ दान पुण्य करती थी। चौथे राजकुमार को शक हुआ कि ये मंदिर उसकी माँ का है, तो उसने अपने भाई से सीधा सवाल किया कि क्या माँ ने ही युवराज पर हमला करवाया है। भाई ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो अपनी माँ के पास गया, जहाँ उसने देखा कि माँ अपने बाकी बेटों को तो बहुत प्यार कर रही हैं, पर उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हैं और नफरत भरी नजरों से देख रही हैं। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे माँ खुश हो जाएं और उसे भी उनकी नजरों में जगह मिले। उसे डर था कि कहीं जांच अधिकारी उस मंदिर तक पहुंचकर माँ का नाम ना निकाल लें। इसलिए अगले दिन वो अकेला उस मंदिर गया और वहाँ के उन तमाम साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। मंदिर के पुजारी ने बस इतना पूछा कि क्या तुम्हारी माँ को इस बारे में पता है, और फिर राजकुमार ने उसे भी मार दिया और जाते जाते पूरे मंदिर में आग लगा दी। जब तक जांच अधिकारी वहां पहुंचे, मंदिर आग की लपटों में घिरा था। राजकुमार खून से सनी तलवार लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। उसे लगा था कि माँ उसकी बहादुरी की तारीफ करेंगी कि उसने उनके रास्ते का कांटा साफ कर दिया, पर माँ ने उल्टा उसे ही दुत्कारा और कहा, तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुझे कभी प्यार नहीं करूंगी। तेरा ये बदसूरत चेहरा मेरे लिए
शर्मिंदगी की बात है, इसीलिए मैंने तुझे कांग परिवार को सौंप दिया था। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। चौथे राजकुमार का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सगी माँ हमेशा से उसके बारे में यही सोचती थी। गुस्से और दुख में आकर वो आठवें राजकुमार के घर के पीछे वाले हिस्से में तोड़ फोड़ करने लगा। तभी वहाँ से हेसू गुजरी और उसने देखा कि राजकुमार उसके प्रार्थना करने वाले चबूतरे को तोड़ रहा है। वो उसे रोकने दौड़ी, पर राजकुमार ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। हेसू ने देखा कि राजकुमार के हाथों पर खून लगा है। वो घबरा गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आपको तो चोट लगी है। उसके हाथों पर खून देखकर वो फौरन पूछने लगी कि कहीं और तो चोट नहीं आई। राजकुमार दंग रह गया कि कोई उसकी इतनी परवाह कर रहा है। उसने झटके से हेसू का हाथ पकड़ा और बोला, मैंने खून किया है, मैंने लोगों को मारा है। हेसू तो बचपन से ही महलों की राजनीति वाली कहानियां सुनती आई थी। उसे पता था कि राजघराने में या तो मारो या मर जाओ। उसने राजकुमार को समझने की कोशिश की। राजकुमार को लगा कि जहाँ उसकी अपनी माँ को उसकी परवाह नहीं, वहीं ये लड़की उसे समझ रही है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन हेसू ने देखा कि दासियां खाने का डिब्बा एक दूसरे पर टाल रही हैं। पूछने पर पता चला कि उन्हें चौथे राजकुमार के पास खाना लेकर जाना है, पर वो सब डर के मारे जाना नहीं चाहती थी। हेसू की नौकरानी को गुस्सा आया कि कोई राजकुमार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने कहा कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। सबकी नजरें हेसू पर टिक गईं। हेसू हंसकर बोली, अरे भाई, मैं तो यहाँ की मेहमान और एक ऊंचे खानदान की लड़की हूँ। खाना पहुँचाना मेरा काम थोड़ी है। पर आखिर में हेसू को ही जाना पड़ा। 2 घंटे की चढ़ाई चढ़कर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वो चिढ़ रही थी कि भला घर छोड़कर कोई पहाड़ पर खाना क्यों खाता है, पर जैसे ही उसने सामने हैंडसम राजकुमार को देखा, उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। राजकुमार ने कहा कि खाना यहीं रखो और जाओ, पर हेसू खाना रखकर थोड़ी दूर गई और फिर वापस आकर बैठ गई। उसने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। राजकुमार ने उसे चेतावनी दी कि कल रात वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हेसू ने भी टशन में जवाब दिया, मेरे पास बहुत काम है, फालतू की बातें करने का समय नहीं है। उसने पूछा कि आप घर के बजाय यहाँ पहाड़ पर बैठकर महल को क्यों देख रहे हैं? क्या वो आपका घर नहीं है? राजकुमार ने बेबसी से कहा, घर वो होता है जहाँ अपने हों। हेसू हैरान रह गई और बोली, पर आपके माँ बाप और भाई बहन तो वहीं रहते हैं। राजकुमार ने एक ठंडी आह भरी और कुछ नहीं कहा। नीचे उतरते समय रात हो गई थी। हेसू ने भारी कपड़े पहने थे और हाथ में खाने का भारी डिब्बा भी था। उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। राजकुमार उसकी मदद करना चाहता था, पर उसे लगा कि कहीं उसकी बेइज्जती न हो जाए। उसने हाथ बढ़ाया तो सही, पर उसे पकड़ा नहीं। अगले दिन हेसू अपनी बहन की उस बात के बारे में सोच रही थी जिसमें उन्होंने राजकुमार को दूसरी शादी करने को कहा था। तभी 13वां राजकुमार बच्चों वाले खिलौने लेकर वहाँ पहुँचा। हेसू को गुस्सा आ गया और बोली, मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, मैं अभी बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। राजकुमार ने पूछा कि आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। हेसू ने उससे पूछा, क्या आपकी शादी हो गई है? उसने शर्माते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। हेसू ने फिर पूछा, आप कितनी शादियाँ करना चाहते हो? राजकुमार ने लाल होते हुए जवाब दिया, मैं तो बस एक ही शादी करना चाहता हूँ और उसी के साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करूँ। हेसू ने उसकी तारीफ की कि वो बहुत सच्चा इंसान है। राजकुमार ने भी प्यार से कहा कि वो सिर्फ उसके लिए ऐसा है। आखिर में हेसू ने अपनी नौकरानी से कहा कि चौथे राजकुमार का वो हेयर पिन उसके कमरे में ले जाकर रख दे और ऐसा माहौल बना दे जैसे वो गलती से वहाँ छूट गया हो। जब नौकरानी हेयर पिन रख रही थी, तभी अचानक राजकुमारी कमरे में आ गई। उसे लगा कि नौकरानी चौथे राजकुमार का कीमती हेयर पिन चुरा रही है और उसने गुस्से में उसे बांधकर पीटना शुरू कर दिया। नौकरानी की पीठ खून से लथपथ हो गई थी। तभी हेसू वहाँ पहुंची और उसने राजकुमारी को रोकने की कोशिश की। राजकुमारी चिल्लाई कि ये चोरी कर रही थी। अब हेसू ने चौथे राजकुमार से वादा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी कि उसने उसका चेहरा देखा है, इसलिए वो ये नहीं कह सकती थी कि ये पिन उसे मर्डों के शाही स्नान घर में मिला था। नौकरानी को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया और कहा, ये पिन मैंने मंगाया था, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। राजकुमारी ने हेसू को ही खंभे से बंधवा दिया। तभी वहाँ बाकी राजकुमार पहुँच गए। 8वां राजकुमार उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि राजकुमारी ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। उसी वक्त चौथे राजकुमार ने आकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। सब सन्न रह गए। सबको लगा कि ये हेसू अचानक चौथे राजकुमार की खास कब से हो गई। राजकुमारी ने हैरानी से दोबारा पूछा तो उसने वही जवाब दिया, मेरा हेयर पिन मेरे कहने पर ही इसने लिया था, अब इसे हाथ मत लगाना। तभी 13वां राजकुमार भी वहाँ दौड़ता हुआ आया और हेसू का साथ देते हुए झूठ बोल दिया कि उसने खुद हेसू को ये पिन चौथे राजकुमार के कमरे के बाहर से उठाते देखा था। 8वें राजकुमार ने तुरंत हेसू को खोलने का हुक्म दिया और राजकुमारी चिढ़कर वहाँ से चली गई। रात को 8वां राजकुमार हेसू के लिए मरहम लेकर आया, पर कमरे की लाइट बंद देखकर वो दवा दरवाजे पर रखकर जाने लगा। हेसू ने उसे जाते हुए देख लिया। वो भागकर बाहर आई, पर राजकुमार जा चुका था। वो उदास हो गई। तभी राजकुमार अचानक उसके सामने आ गया। हेसू ने बताया कि वो सोने का नाटक कर रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका सामना कैसे करे। राजकुमार ने बड़े प्यार से पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? हेसू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिटाई के दर्द से ज्यादा बुरा ये एहसास है कि लोग यहाँ किसी को भी बांधकर मार सकते हैं। यहाँ कोई बराबरी क्यों नहीं है? 8वें राजकुमार ने भावुक होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और वादा किया, मैं आज के बाद तुम्हें कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगा। हेसू को अपनी बहन का ख्याल आया और उसे डर लगा कि कहीं वो भी अपनी बहन की तरह अकेली न रह जाए, इसलिए उसने राजकुमार का हाथ झटक दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन हेसू झील के किनारे बैठकर वापस अपने जमाने में जाने का रास्ता सोच रही थी। तभी वो चौथे राजकुमार से टकरा गई।
राजकुमार के डांटने से पहले ही वो खुद ही उस पर चढ़ बैठी। राजकुमार ने कहा, तुम मुझसे टकराई हो, और फिर पूछा कि वो हेयर पिन उसके पास कैसे आया। हेसू ने बहाना बनाया कि झील के किनारे गिरा था और वो उसे चुपके से वापस करना चाहती थी। राजकुमार ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हेसू ने निडर होकर कहा, आप थोड़े टेढ़े जरूर हैं, पर अब मुझे डर नहीं लगता, और हाँ, आइंदा मुझे अपनी औरत मत कहना, मैं कोई चीज नहीं हूँ। चौथा राजकुमार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं फिर भी कहूँ तो? हेसू झेप गई और वहाँ से खिसक ली। दोपहर को जब वो अपनी नौकरानी के साथ बाजार में थी, उसने देखा कि 14वें राजकुमार को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है। उसने अपनी नौकरानी को मदद के लिए भेजा और खुद गुंडों के पीछे हो ली। चौथा राजकुमार भी वहीं से गुजर रहा था। उसने हेसू को इतनी तेजी से भागते देखा तो वो भी उसके पीछे चल दिया। हेसू ने देखा कि गुंडे राजकुमार का हाथ काटने वाले हैं। वो डर गई, पर हिम्मत जुटाकर एक डंडा उठाया और चिल्लाते हुए उन पर झपट पड़ी। पहले तो गुंडे डर गए कि कोई बड़ी फौज आई है, पर जब देखा कि ये तो एक लड़की है तो उन्होंने उसे 2 मिनट में पटक दिया। जब उनकी धुलाई हो रही थी तभी 8वां राजकुमार घोड़े पर सवार होकर फिल्मी स्टाइल में आया। उसने आते ही गुंडों को धूल चटा दी, पर तभी गुंडों के 10-12 और साथी आ गए और उन्होंने राजकुमारों को घेर लिया। ठीक उसी वक्त चौथा राजकुमार भी वहां पहुंच गया, जिसे देखकर गुंडे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। 14वें राजकुमार ने हेसू का शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से आज उसका हाथ बच गया और कहा, आज से तुम्हारी जान मेरी जान है। अगर तुम कभी मुसीबत में फंसी तो मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाऊंगा। हेसू भावुक हो गई और उसने उसे गले लगा लिया। वहाँ खड़े तीनों राजकुमार ये देखकर दंग रह गए। हेसू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सफाई दी कि उसने छोटे भाई समझकर उसे गले लगाया है। घर लौटते वक्त 8वां राजकुमार बहुत गुस्से में था और हेसू से बात नहीं कर रहा था। हेसू ने बहाना बनाया कि उसका पैर बहुत दुख रहा है। राजकुमार तुरंत पलटा और उसका कंधा पकड़कर बोला, मुझे लगा था कि आज मैं तुम्हें खो दूंगा, मैं बहुत डर गया था। जब दोनों एक दूसरे के करीब आए और किस करने ही वाले थे, तभी घर के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। 8वां राजकुमार चिढ़ गया कि ये लोग भी गलत टाइम पर ही आते हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर चौथे राजकुमार ने हेसू के टूटे हुए प्रार्थना वाले चबूतरे को फिर से ठीक किया। हेसू को लगा कि वो उसे फिर से तोड़ रहा है, पर जब देखा कि वो उसे बना रहा है तो उसने उसे शुक्रिया कहा। चौथे राजकुमार ने भी पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोलकर बातें की और जाते जाते कहा, कल से तुम्हें महल में शिफ्ट होना होगा। हेसू ने चौथे राजकुमार से कहा कि अब जब वो राजमहल में रहने जा रहा है तो उसे खुद को बदलना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। उसे बात बात पर लोगों को मारने की आदत छोड़नी होगी। अगले दिन हेसू ने अपनी बहन से बहुत सारी जड़ी बूटियां ली और बाकी दासियों के साथ मिलकर साबुन बनाना शुरू किया। लेकिन जो साबुन बनकर तैयार हुए वो दिखने में बिल्कुल मून केक जैसे लग रहे थे। 8वां राजकुमार दूर से खड़ा हेसू को मेहनत करते देख रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी। हेसू की बड़ी बहन ने ये सब देख लिया और उसे समझ आ गया कि राजकुमार हेसू को पसंद करने लगा है। चूंकि वो खुद बीमार थी और माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने उन दोनों को करीब लाने के लिए एक मौका बनाया। रात को उसने हेसू को लाइब्रेरी में स्याही पीसने के लिए भेजा और 8वें राजकुमार से कहा कि वो हेसू को चिट्ठी लिखने में मदद करे। हेसू जब अंदर गई तो हैरान रह गई कि वहाँ बहन नहीं बल्कि सिर्फ राजकुमार थे, पर उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और स्याही पीसने लगी। उसने देखा कि राजकुमार बहुत ही सुंदर तरीके से चाइनीज अक्षर लिख रहे थे। राजकुमार ने पूछा कि उसे कैसी कविताएं पसंद हैं, तो हेसू ने कहा कि उसे पुरानी क्लासिक कविताएं अच्छी लगती हैं। राजकुमार ने उसके लिए एक प्यार भरी कविता लिखी। हेसू खुश तो थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसे चाइनीज पढ़नी नहीं आती थी। तभी उसे अपनी नौकरानी गुजरती हुई दिखी तो उसने उसे बुलाकर पढ़ने को कहा, पर नौकरानी भी अनपढ़ निकली। उसे अपना नाम पढ़ना नहीं आता था तो कविता क्या पढ़ती। अगले दिन जब वो बगीचे में बैठकर उन शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी एक राजकुमार ने उसके हाथ से कागज छीन लिया। उसे पता चल गया कि हेसू को पढ़ना नहीं आता, तो उसने खुद पढ़कर सुनाया। आधी कविता पढ़ते ही उसे समझ आ गया कि ये तो एक लव लेटर है। उसने पूछा कि ये किसने लिखा है। हेसू ने बताया कि ये 8वें राजकुमार ने दिया है। तभी उसकी बहन वहाँ आ गई और उसने बची हुई कविता पढ़ी, पर हेसू को उसका मतलब नहीं बताया। रात को हेसू को नींद नहीं आ रही थी। वो बस उस कविता को देख रही थी और सोच रही थी कि लिखावट भी बिल्कुल राजकुमार जैसी सुंदर है, पर जैसे ही उसे याद आया कि वो उसका जीजा है, उसने खुद को डांटा और सो गई। अगले दिन वो अपनी बहन और 8वें राजकुमार के साथ महारानी से मिलने महल पहुंची। उसे महल की हर चीज अनोखी लग रही थी और उसकी ये हैरानी देख राजकुमार मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी होने वाली सास को साबुन का डिब्बा गिफ्ट किया। महारानी बहुत खुश हुई क्योंकि महल में सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। तभी अचानक महाराज वहाँ आ गए। हेसू उन्हें देखकर एकदम एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसने इतिहास की किताबों में कोरियन साम्राज्य के पहले राजा के बारे में पढ़ा था। वो उन्हें एकटक देखती रही। तो महाराज ने पूछ लिया, क्या तुम वही लड़की हो जिसने 10वें राजकुमार की धुलाई की थी? ये सुनकर हेसू के हाथ पांव फूल गए और वो माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठ गई। उन्होंने न सिर्फ हेसू को माफ कर दिया बल्कि उसे इनाम में रेशम के कपड़े भी दिए। हेसू पूरे महल में घूम रही थी, पर उसे टॉयलेट नहीं मिल रहा था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोचा कि पास वाले पेड़ के पीछे ही काम चला लेती है। वो जाने ही वाली थी कि चौथे राजकुमार ने उसका कंधा दबोच लिया। हेसू तो एकदम हक्की बक्की रह गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जब राजकुमार ने उसे एक तरफ धक्का दिया तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजकुमार ने अकड़कर जवाब दिया, मैं राजकुमार हूँ, ये महल मेरा घर है। हेसू ने मासूमियत से पूछ लिया, इतने बड़े घर में क्या आप अपने मम्मी
मम्मी पापा से मिलते भी हैं? राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि सामने से महारानी आ रही थी। हेसू डर के मारे दीवार के पीछे छुप गई। जब महारानी चली गई और राजकुमार पीछे मुड़ा तो हेसू वहाँ से गायब थी। बेचारी इतनी देर से कंट्रोल कर रही थी तो जैसे ही मौका मिला किसी कोने में जाकर राहत की सांस ली। इसके बाद हेसू 8वें राजकुमार के साथ महल में टहल रही थी। अचानक उसे वो अंकल दिखे जो पुरानी दुनिया में उसकी बगल वाली कंपनी में काम करते थे। हेसू ने भागकर उनसे पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? पर अंकल ने साफ मना कर दिया। हेसू कहाँ मानने वाली थी। वो उन्हें एक तरफ खींच ले गई और पुराने दिनों की याद दिलाने लगी। अंकल ने उसे धीरे से समझाया, यहाँ अपनी जबान पर लगाम रखो, यहाँ जीना है तो फालतू बातें मत करो, और इशारा करके वहाँ से खिसक लिए। बगीचे में बर्फ गिर रही थी। हेसू 8वें राजकुमार के पैरों के निशानों पर पैर रखकर चल रही थी। राजकुमार ने मजाक में लंबे कदम बढ़ा दिए तो हेसू लड़खड़ा गई। वो गिरने ही वाली थी कि राजकुमार ने उसे थाम लिया। हेसू ने राजकुमार के लिए खास तौर पर साबुन बनाया था। राजकुमार ने उसे एक कविता भी सुनाई, पर हेसू को कविता वविता कहाँ समझ आती। उसने बस इतना कहा, हाँ नजारा तो बहुत बढ़िया है। राजकुमार ने उससे भी एक कविता लिखने को कहा। हेसू ने 4 दिन तक दिमाग के घोड़े दौड़ाए पर कुछ समझ नहीं आया। आखिर में उसने एक तरकीब सोची और कविता की जगह एक चित्र बना दिया। अगले दिन जब राजकुमारों ने वो कागज देखा तो सब दंग रह गए। ये न तो कविता थी न पेंटिंग बल्कि एक इमोजी था। चौथे राजकुमार ने 13वें भाई का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाया। तब सबको समझ आया कि ये तो हेसू ने राजकुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया है। सब ठहाके मारकर हंसने लगे। तभी खबर मिली कि हेसू की दीदी राजकुमार की पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। दीदी को पता था कि वो नहीं बचेंगी। उन्होंने हेसू से कहा कि वो उन्हें आखिरी बार खूबसूरती से तैयार कर दे ताकि वो राजकुमार के सामने अच्छी दिखें। दीदी ने हेसू को समझाया, अपना ख्याल रखना, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें किसी दिन मुसीबत में डाल देगा। दीदी ने 8वें राजकुमार की बाहों में आखिरी सांस ली। हेसू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दुनिया में क्या करे और वापस कैसे जाए। तभी उसे खिड़की पर खटखट सुनाई दी। 13वें राजकुमार ने कठपुतलियों का खेल दिखाकर हेसू को हंसाने की कोशिश की। वो बेचारा करतब दिखाते दिखाते खुद ही गिर पड़ा, जिसे देखकर हेसू की हंसी छूट गई। हेसू ने उसे अंगूठा दिखाकर थम्स अप इशारा किया कि वो बहुत बढ़िया है। राजकुमार डर गया। उसने तुरंत बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर दिखाई। हेसू हैरान रह गई, पर राजकुमार ने बताया, यहाँ नंबर 1 अंगूठा सिर्फ महाराज के लिए होता है, मैं तो बस नंबर 2 ही ठीक हूँ। तभी हेसू को एक और बुरी खबर मिली। उसके रिश्तेदारों ने उसका सौदा कर दिया था और उसकी शादी किसी अजनबी से तय कर दी थी। हेसू के माँ बाप नहीं थे, इसलिए उसके चाचा लोग गद्दी और रसूख के लालच में उसे जबरदस्ती भेजना चाहते थे। राजकुमारों को जब ये पता चला तो सब परेशान हो गए। हेसू किसी भी कीमत पर उस अजनबी से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने महल से भागने का फैसला किया और 13वां राजकुमार खिड़की के रास्ते उसे भगाने के लिए पहुंच गया। महल से भागने का प्लान एकदम फिल्मी था। बाकी राजकुमारों ने घर के सिपाहियों का ध्यान भटकाया और 13वें राजकुमार ने चुपके से हेसू को बाहर निकाल लिया। बाहर 8वें राजकुमार पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हेसू को गर्म कपड़े पहनाए और पकड़े जाने के डर से 2 अलग रास्तों पर जाने का फैसला किया। राजकुमारी को जब पता चला कि 8वां राजकुमार हेसू को भगा रहा है तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई और सिपाहियों को लेकर 10 मील तक उनके पीछे भागती रही। जब उसने पीछा करके घोड़े वाले को पकड़ा और उसका नकाब हटाया तो पता चला कि वो तो 13वां राजकुमार था। असली खेल तो ये था कि उन्होंने शकुनी चाल चली थी। 13वां राजकुमार सबको गुमराह कर रहा था ताकि चौथा राजकुमार हेसू को दूसरी तरफ से सुरक्षित ले जा सके, पर किस्मत खराब थी। रास्ते में उन्हें शाही सिपाही मिल गए। उधर से 8वां राजकुमार और राजकुमारी भी वहीं पहुंच गए। सब हैरान थे कि अलग रास्तों पर जाने के बाद भी सब एक ही जगह कैसे मिल गए। तभी पता चला कि ये सिपाही किसी और के नहीं बल्कि खुद महाराज के थे जो हेसू को ब्याहने आए थे। जब राजकुमारों को पता चला कि महाराज खुद हेसू से शादी करना चाहते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज की उम्र 70 पार थी और उनकी पहले से ही 26 रानियां थीं। चौथा राजकुमार तो अपनी तलवार पर हाथ रखकर खड़ा हो गया, मैं हेसू को ले जाने नहीं दूंगा। पर राजकुमारी ने याद दिलाया कि अगर महाराज की बात नहीं मानी तो सभी राजकुमारों को मौत की सजा मिल सकती है। हेसू नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की जान जाए, इसलिए उसने भारी मन से पालकी में बैठने का फैसला किया। बेचारी उस छोटी सी पालकी में बहुत दुखी लग रही थी। महल पहुंचकर हेसू ने उस अंकल से मिन्नतें की कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। अंकल ने लाचारी जताते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। तभी कुछ नौकरानियां हेसू को नहलाने के लिए ले गईं। अंकल भी हैरान थे कि 70 साल के बुढ़े महाराज को 20 साल की लड़की में क्या दिलचस्पी है। नौकरानियों ने हेसू को कपड़े उतारने को कहा ताकि वो चेक कर सकें कि उसके शरीर पर कोई दाग या जख्म का निशान तो नहीं है। नियम ये था कि महाराज की रानी बनने वाली लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं होना चाहिए। हेसू को जब पता चला कि आज रात ही सुहाग रात हनीमून होगी तो वो पागलों की तरह विरोध करने लगी। उसने सोचा कि जैसे मर्दों वाले नहाने के घर में गुप्त रास्ता था वैसा ही यहाँ भी होगा। वो हर तरफ दीवारें टटोलने लगी पर उसे कोई रास्ता नहीं मिला और नौकरानियों ने उसे पकड़ लिया। उधर महाराज को भी जब पता चला कि जिससे उनकी शादी हो रही है वो 8वें राजकुमार की साली है तो वो थोड़े हैरान हुए, पर अपनी
अपनी कुर्सी और पावर को मजबूत करने के लिए उन्हें ये शादी करनी ही थी। महाराज जैसे ही तैयार होकर कमरे की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा कि 8वां राजकुमार दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा रो रहा है। वो भीख मांग रहा था कि हेसू को छोड़ दिया जाए। तभी चौथा राजकुमार भी वहाँ पहुँच गया और उसने भी महाराज से हाथ जोड़कर यही विनती की। महाराज को बड़ी हैरानी हुई कि हेसू में ऐसा क्या है जो 8वां और चौथा राजकुमार दोनों ही उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने आ गए। चौथे राजकुमार ने महाराज को बहुत समझाया, पर महाराज नहीं माने। उन्होंने दोनों को जमकर फटकारा और कहा कि वो अपनी जिद छोड़ दें। हेसू कमरे के अंदर उनकी बातें सुन रही थी। उसे समझ आ गया कि अब खुद को उसे ही बचाना होगा। उसने एक फूलदान तोड़ा और उसके टुकड़े से अपने हाथ की नस काट ली। उसे लगा कि अगर शरीर पर दाग होगा तो महाराज उससे शादी नहीं करेंगे। महाराज उसकी ये हिम्मत देखकर दंग रह गए और हंसने लगे। उन्होंने शादी का इरादा छोड़ दिया। 8वां राजकुमार तुरंत हेसू को गोद में उठाकर बाहर लाया। वो बेहोश थी और सपने में देख रही थी कि महाराज के बाद क्वांगजोंग राजा बनेगा और अपने भाइयों को मार डालेगा। होश आने पर नौकरानी ने पूछा कि क्या ये सब करना ठीक था? हेसू ने कहा कि अपनी आजादी बचाने के लिए ये जरूरी था। 8वां राजकुमार पूरी रात कमरे के बाहर खड़ा रहा। उसने हेसू को बताया कि महाराज ने शादी रद्द कर दी है, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो खुद कुछ नहीं कर पाया। हेसू उसे देखकर भावुक हो गई। उसे लगा था कि वो दोबारा उससे कभी नहीं मिल पाएगी। राजकुमार ने उसे गले लगाकर वादा किया कि अब वो उसकी रक्षा करेगा। महाराज इस बात से काफी नाराज थे कि हेसू ने शादी से मना किया। उन्होंने उसे सजा के तौर पर सीमा पर नौकरानी बनाकर भेजने का सोचा। तभी चोईजी मोंग अंकल ने बीच बचाव किया और उसे महल के प्रसाधन विभाग ब्यूटी पार्लर में काम दिलाने को कहा। महाराज मान गए। जब हेसू 8वें राजकुमार के साथ बगीचे में थी, तभी चोईजी मोंग ने ये खबर सुनाई। हेसू को पता नहीं था कि महल के अंदर ये उसकी नई मुसीबत की शुरुआत है। जब वो प्रसाधन विभाग पहुंची तो उसकी बॉस वही पुरानी नौकरानी थैंगकोंग निकली। उसने हेसू का टेस्ट लिया। उसे मेकअप और दवाइयों का तो पूरा ज्ञान था क्योंकि उसके पास डिग्रियां थीं, पर उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। बॉस ने उसे अनपढ़ कहकर उसका मजाक उड़ाया। चौथा राजकुमार वहाँ आया और हेसू का जख्मी हाथ पकड़कर उसे डांटने लगा कि दोबारा ऐसी जानलेवा बेवकूफी मत करना। हेसू को समझ नहीं आया कि वो सच में उसकी फिक्र कर रहा है या उसे चिढ़ा रहा है। काम के पहले दिन हेसू को 8वें राजकुमार की माँ के लिए तकिया लेकर जाना था। उसने महारानी का फीका मेकअप ठीक करना चाहा, पर उसकी बॉस ने उसे डांटकर बाहर निकाल दिया। बाहर उसे बगल के कमरे से किसी के कराहने की आवाज आई। वो अंदर गई तो देखा कि युवराज को एलर्जी है और वो बर्फ के पानी से नहा रहे हैं। हेसू ने उन्हें रोका तो युवराज को गुस्सा आया, पर जब हेसू ने उनकी बीमारी के लक्षण सही सही बताए तो वो मान गए। हेसू ने गर्म पानी और पुदीने के पत्तों से उनका इलाज किया, जिससे उन्हें आराम मिला। तभी उसकी बॉस ने आकर उसे थप्पड़ मार दिया और 4 घंटे घुटनों के बल बैठने की सजा दी। उसे चेतावनी दी गई कि वो युवराज के करीब न जाए। बाद में हेसू बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। गुस्से और जल्दबाजी में उसने मटके का सारा पानी सो रहे चौथे राजकुमार पर डाल दिया। राजकुमार पूरा भीग गया। हेसू भागने ही वाली थी कि उसने उसे पकड़ लिया। हेसू ने अपनी परेशानी बताई कि उसे काम करने की आजादी नहीं मिल रही और उसकी बॉस उसे युवराज की मदद करने से भी रोक रही है। चौथे राजकुमार ने उसे समझाया कि वो ज्यादा खुद को होशियार न समझे। बॉस उसे युवराज से दूर रखकर उसकी जान ही बचा रही है। चौथे राजकुमार ने हेसू को समझाया कि अगर उसने युवराज की बीमारी और बढ़ा दी तो उसकी मौत पक्की है। उसने नसीहत दी कि वो अपना काम ईमानदारी से करे और भागने के सपने देखना छोड़ दे। अब हेसू का काम दिन के 18 घंटे सिर्फ मेकअप का सामान तैयार करना था। वो इतनी थक जाती थी कि कमरे में पहुंचते ही बिना कपड़े बदले सो जाती थी। एक दिन जब बॉस बाकी लड़कियों के साथ राजकुमारों को चाय पिलाने ले गई तो 8वें राजकुमार ने चुपके से हेसू को एक कोने में खींच लिया। हेसू बाल बाल बची, वरना बॉस उसे पकड़ ही लेती। हेसू को सजा के तौर पर 100 बार अक्षर लिखने थे क्योंकि उसने गलती से गलत जड़ी बूटी उठा ली थी। 8वां राजकुमार उसकी मदद करने आया। उसे लिखते देख हेसू फिर से उसकी दीवानी हो गई और सोचने लगी कि ये तो आज के सुपरस्टारों से भी ज्यादा हैंडसम है। राजकुमार ने उसे अपना नाम हुक लिखना सिखाया, जिसका मतलब है उगता सूरज। फिर उसने हेसू की घायल कलाई पर एक लाल धागे वाला कंगन पहनाया और कहा कि ये उसे बुरी ताकतों से बचाएगा और उनके प्यार को अटूट रखेगा। उसने वादा किया कि वो उसे यहाँ से आजाद कराएगा और फिर उसे एक प्यारा सा किस किया। हेसू अब इस जगह को पसंद करने लगी थी और उसका मन वापस अपने जमाने में जाने का नहीं था। अगले दिन 10वें राजकुमार का जन्मदिन था। हेसू ने छुट्टी ली और अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंची। उसने राजकुमार के लिए गुलाब के फूल और एक केक तैयार किया था। उसने उसे बर्थडे कैप पहनाई और मजेदार तरीके से गाना गाया। उसे लगा कि वो दोनों अकेले हैं, पर तभी बाकी राजकुमार वहाँ आ गए। हेसू शर्म के मारे पानी पानी हो गई। राजकुमारों ने जिद की कि वो एक और गाना सुनाए तो उसने उस समय का एक बहुत फेमस गाना सुनाया। उसकी आवाज सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। राजकुमारी ये सब देखकर जल गई क्योंकि सारा अटेंशन हेसू ले रही थी। उसने हेसू को पार्टी से निकालने की कोशिश की, पर युवराज ने उसे रोक लिया और कहा कि वो मेहमान है। पार्टी में सबने एक से बढ़कर एक गिफ्ट दिए। किसी ने पत्थर का शेर तो किसी ने गुलेल, पर जब बड़े भाई ने पढ़ाई वाली किताब दी तो राजकुमार का चेहरा उतर गया। हेसू को पता चला कि चौथे राजकुमार ने कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया है। हेसू के उकसाने पर चौथे राजकुमार ने 10वें राजकुमार से कहा कि वो जो चाहे मांग ले। 10वें राजकुमार ने सबकी हैरानी बढ़ाते हुए कह दिया कि वो चौथे राजकुमार का चेहरा बिना नकाब के देखना चाहता है। जैसे ही चौथे राजकुमार
राजकुमार ने अपना नकाब उतारा, वहाँ सन्नाटा छा गया। कईयों के चेहरे पर डर और नफरत साफ दिख रही थी। राजकुमार को लगा कि उसका मजाक उड़ाया गया है और वो गुस्से में वहाँ से भाग गया। हे सू उसके पीछे गई और माफी मांगने लगी कि उसे गिफ्ट के बारे में अंदाजा नहीं था। राजकुमार ने गुस्से में उसका हाथ मरोड़ा और चिल्लाकर बोला, क्या मजाक उड़ाना काफी नहीं था? मुझे तुमसे नफरत है। अब मेरे सामने कभी मत आना, वरना पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हे सू को बहुत बुरा लग रहा था। उसने राजकुमार को मनाने के लिए उनकी सबसे पसंद की लॉन्ग नाउ चाय बनाई, पर राजकुमार ने उसे दुत्कार दिया। 14वें राजकुमार ने हे सू को बताया कि भाई को यही चाय पसंद है, पर उन्होंने दूसरों को माफ किया और तुम्हें नहीं। इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करते हैं। हे सू ये सुनकर शर्मा गई और भागने लगी, पर राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। ये सब बॉस और जलने वाली बाकी दासियों ने देख लिया। जब हे सू वहाँ से गुजरी तो उन लड़कियों ने उसे पैर अड़ाकर गिरा दिया। तभी वहाँ बॉस आ गई। हे सू को समझ नहीं आ रहा था कि गलती न होने पर भी उसे सजा क्यों मिली। बॉस हैंगकांग ने साफ कह दिया कि राजकुमारों के ज्यादा करीब रहने वाली नौकरानियों का यही अंजाम होता है। उसने हे सू को अपनी औकात में रहने और राजकुमारों से दूर रहने की चेतावनी दी। हे सू दिन भर घुटनों के बल बैठी रही और थककर चूर हो गई। तभी उसे मेज पर एक चिट्ठी मिली। उसे खुद ताज्जुब हुआ कि वो इतनी जल्दी अक्षर पढ़ना कैसे सीख गई। चिट्ठी 8वें राजकुमार की थी, जिसने उसे शाही स्नान घर में मिलने बुलाया था। 8वें राजकुमार ने उसे बताया कि इस साल भारी सूखा पड़ा है, इसलिए बारिश की प्रार्थना का बड़ा उत्सव होगा। अगर बारिश हो गई तो महाराज सबको माफी दे देंगे और हे सू को महल की कैद से आजादी मिल जाएगी। ये सुनकर हे सू खुशी से झूम उठी। अगले दिन वो युवराज की एलर्जी का इलाज करने गई तो युवराज ने खुश होकर उसे एक चेन गिफ्ट की। तभी चौथा राजकुमार वहाँ आया, पर उसने हे सू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लौटते वक्त कुछ औरतों ने हे सू को पकड़ लिया और उसे तीसरे राजकुमार और उसकी माँ महारानी के पास ले गईं। महारानी ने हे सू के बाल पकड़कर घसीटा और पूछा कि क्या वो युवराज का इलाज कर रही है। शुक्र है कि वक्त पर बॉस वहाँ पहुँच गई और उसने हे सू को बचा लिया। महारानी बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि वो सीधे महाराज के नीचे काम करती थी। हे सू ने जब बॉस को शुक्रिया कहा तो बॉस ने उसे एक तमाचा जड़ दिया। वो चिल्लाई, मैंने मना किया था ना कि युवराज के करीब मत जाना। मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें काम पर रखा। हे सू रोने लगी और बोली, मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस उनकी तकलीफ दूर करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे ही क्यों सजा देती हैं? बॉस रो पड़ी और बोली, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, भोली और सबकी मदद करने वाली, पर राजमहल में ऐसी अच्छाई मौत को बुलावा देती है। इतना कहते ही बॉस बेहोश हो गई। हे सू ने उनके लिए दलिया बनाया और उनकी देखभाल की। उसे समझ आ गया कि बॉस जो भी कड़वा बोलती थी वो उसकी भलाई के लिए था। अब बारिश की प्रार्थना का दिन आया। महाराज ने पर्ची निकाली और चौथे राजकुमार का नाम आया, पर जब चौथा राजकुमार नकाब पहनकर जनता के बीच पहुंचा तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे बदशक्ल कहा और उस पर पत्थर और कीचड़ फेंका। राजकुमार बुरी तरह टूट गया। हे सू ने उसे झील के पास एक नाव पर ढूंढ निकाला। उसे लगा राजकुमार जान दे देगा, पर जैसे ही वो नाव पर चढ़ी वो फिसलने लगी और राजकुमार ने उसे थाम लिया। हे सू को एक आइडिया आया। उसने मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके चौथे राजकुमार के चेहरे का मेकअप किया और उसके जख्म को पूरी तरह छुपा दिया। राजकुमार को पहले यकीन नहीं हुआ, पर हे सू ने 1 घंटे की मेहनत से उसे नया चेहरा दे दिया। उधर जनता और बाकी राजकुमार इंतजार कर रहे थे। तीसरे राजकुमार को लगा कि अब उसकी बारी आएगी और वो राजा बनने की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा। जैसे ही वो पालकी पर बैठने लगा, चौथे राजकुमार ने आकर उसे रोक दिया। तीसरे राजकुमार ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा, जिससे उसका नकाब गिर गया। पर ये क्या, जख्म गायब था। सब दंग रह गए। जब चौथा राजकुमार बिना नकाब के जनता के सामने आया तो लोग उसे ईश्वर का बंदा मानकर उसके पैरों में गिर गए। महारानी भी जल भुन गई। राजकुमार जब प्रार्थना के लिए मंच पर बैठा तो उसने हे सू की तरफ देखा। हे सू मुस्कुरा रही थी, पर अचानक उसे राजकुमार की आंखों में वही खूंखार क्वांग झोंक दिखने लगा। उसी वक्त आसमान से बारिश होने लगी। सब खुशी से नाचने लगे, पर हे सू कांप रही थी। उसे लगा कि क्या उसने ही एक कातिल राजा को जन्म दिया है? क्या यही वो इंसान है जो अपने भाइयों को मार डालेगा? उसने 8वें राजकुमार की तरफ देखा और उसे डर लगा कि क्या वो भी मारा जाएगा। वापस लौटते वक्त 8वें राजकुमार ने हे सू को बारिश से बचाने के लिए चादर ओढ़ाई और कहा, तुमने चौथे भाई का जख्म छुपाकर बहुत नेक काम किया है, डरो मत। पर हे सू के मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये सब लोग मर जाएंगे? हे सू का मन अब भी घबरा रहा था। वो भागकर उस अंकल के पास गई और पूछा कि इतिहास के हिसाब से अगला राजा कौन बनेगा। अंकल ने बताया कि फिलहाल तो युवराज ही गद्दी पर बैठेंगे, पर उनके बाद क्वांग जोंग का नंबर आएगा। ये सुनकर हे सू के होश उड़ गए, क्योंकि उसे पता था कि क्वांग जोंग अपने सभी भाइयों को मार देगा। उसने अंकल से पूछा कि क्या वो इसे रोक सकती है। अंकल ने साफ मना कर दिया और कहा, तुम चाहकर भी इतिहास नहीं बदल सकती। तुमने चौथे राजकुमार का मेकअप करके पहले ही इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर दी है। अब और दखल मत दो, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी गलियारे में चौथे राजकुमार ने अचानक हे सू को अपनी बाहों में भर लिया। हे सू इतनी डर गई कि वो झटक कर दूर हो गई, क्योंकि उसकी नजरों में वो राजकुमार अब एक खूनी
ही राक्षस था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगते हुए कहा कि वो अचानक गले मिलने से घबरा गई थी। चौथे राजकुमार ने उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि अब महाराज और जनता उसे राक्षस नहीं मानते, बल्कि सब उसे इज्जत दे रहे हैं। उसे खुद से प्यार होने लगा था। हेसू ने उसे मासूमियत से कहा, आप कभी किसी का बुरा मत करना। वो मन ही मन ठान चुकी थी कि वो इतिहास बदल कर रहेगी ताकि किसी राजकुमार की जान न जाए। अगले दिन महाराज ने चौथे राजकुमार को इनाम मांगने को कहा। राजकुमार ने धन दौलत छोड़कर हेसू को मांग लिया। महाराज मान गए और हेसू को चौथे राजकुमार की सेवा में लगा दिया। आठवां राजकुमार ये सब बेबसी से देखता रहा। तभी महाराज ने एक और बम फोड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि कल 10वें राजकुमार की शादी सेनापति की बेटी से होगी। 10वां राजकुमार सन्न रह गया। वो तो हेसू को पसंद करता था, इसलिए उसने शादी से साफ मना कर दिया और कहा कि वो जान दे देगा पर ये शादी नहीं करेगा। महाराज को गुस्सा आ गया, पर युवराज के बीच बचाव करने पर 10वां राजकुमार हार मान गया और शादी के लिए तैयार हो गया। 8वें राजकुमार ने हेसू को बताया कि इस शादी की वजह से महाराज ने सबको माफ करने वाला फैसला टाल दिया है, इसलिए वो अभी महल से बाहर नहीं जा सकती। हेसू दुखी थी, पर उसने राजकुमार को तसल्ली दी। रात को दवा बनाते वक्त बॉस हैंगकांग ने हेसू को चेतावनी दी, चौथा राजकुमार प्यार का प्यासा है, पर अगर तुम उसे अपना सब कुछ नहीं दे सकती तो उसे झूठी उम्मीद मत देना, तुम सब कुछ नहीं बदल सकती। अगले दिन सब राजकुमार 10वें राजकुमार को शादी की बधाई दे रहे थे। हेसू दूर खड़ी उन्हें देख रही थी कि तभी उसे फिर से भविष्य का भयानक नजारा दिखा। उसने देखा कि चौथा राजकुमार 10वें राजकुमार और उसकी पत्नी को बेरहमी से मार रहा है। वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ी हुई। 8वां राजकुमार उसके पीछे आया तो हेसू चिल्लाई, चौथे राजकुमार से दूर रहो, वो जो भी करे उसे करने दो, उसके रास्ते में मत आना वरना सब मारे जाओगे। 8वें राजकुमार को कुछ समझ नहीं आया, उसने बस डर से कांपती हेसू को गले लगा लिया। रात को हेसू झील किनारे बैठकर वापस जाने का रास्ता सोच रही थी कि तभी चौथे राजकुमार ने उसे पीछे से पकड़ लिया। हेसू पागलों की तरह चिल्लाने लगी, तुम सबको मार डालोगे, मुझे तुमसे डर लगता है। राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने हेसू को झड़कते हुए कहा, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, महाराज ने तुम्हें मुझे इनाम में दिया है, तुम अब मेरी हो। इतना कहकर उसने जबरदस्ती हेसू को चूम लिया। हेसू ने पहले तो विरोध किया, पर फिर हार मान गई। इसके बाद राजकुमार उसे खींचकर महल से बाहर ले जाने लगा। तभी दीवार फांद कर भाग रहे 14वें राजकुमार ने उन्हें देख लिया। 14वें राजकुमार को समझ नहीं आया कि आधी रात को ये क्या चक्कर चल रहा है। उसे पता था कि अगर कोई नौकरानी बिना बताए महल से बाहर गई तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। वो तुरंत मदद के लिए 8वें राजकुमार के पास पहुंचा। 8वां राजकुमार ये सुनकर बेचैन हो गया कि हेसू रात के अंधेरे में चौथे राजकुमार के साथ कहीं गई है। वो तुरंत 14वें राजकुमार को लेकर उनके पीछे भागा। उधर चौथा राजकुमार हेसू को लेकर समुद्र किनारे पहुंच चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ उसने हेसू से अपने दिल की बात कह दी। हेसू ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे दिल में कोई और है। चौथे राजकुमार ने गुस्से में पूछा, क्या वो 8वां भाई है? अगर हाँ तो मैं उसे मार डालूंगा। हेसू डर के मारे चुप हो गई। राजकुमार ने आगे कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें उस राजकुमारी से बचाया था उसी दिन कह दिया था कि तुम मेरी हो। ही उसने हेसू को एक बालों वाली सुई हेयर पिन तोहफे में दी, पर हेसू उसे लेने से डर रही थी। वापस लौटते वक्त रास्ते में उन्हें 8वां और 14वां राजकुमार मिल गए। 8वां राजकुमार हेसू को साथ ले जाना चाहता था, पर चौथे राजकुमार ने रोक दिया और कहा, महाराज ने इसे मुझे इनाम में दिया है, ये मेरी है। हेसू ने देखा कि बात बढ़ रही है तो उसने खुद ही कह दिया कि वो चौथे राजकुमार के साथ ही महल जाएगी। 8वें राजकुमार का दिल टूट गया, पर वो बेबस खड़ा देखता रहा। महल पहुंचते ही बॉस हैंगकांग ने हेसू को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी वजह से चौथे राजकुमार के मन में उम्मीद जाग गई है। मैंने पहले ही कहा था कि किसी पर भी बेमतलब मेहरबानी मत दिखाओ वरना जान से जाओगी। हेसू ने पूछा कि अब वो क्या करे, तो बॉस ने सलाह दी कि उसे कुछ वक्त के लिए चौथे राजकुमार से एकदम दूरी बना लेनी चाहिए। रात को हेसू ने 8वें राजकुमार से मिलकर सफाई दी कि वो सिर्फ सूरज ढलते देखने गई थी और कुछ नहीं हुआ। 8वें राजकुमार ने कहा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं महल में घुट रहा हूँ और तुम्हें चौथे भाई के साथ जाते देख मेरा जी घबराता है। मैं महाराज से हमारी शादी की बात करूंगा। हेसू सोच में पड़ गई कि अगर उनकी शादी हुई तो क्या चौथा राजकुमार वाकई 8वें राजकुमार को मार देगा। तभी अचानक बॉस वहाँ आ गई और दोनों को पकड़ लिया। वो चिल्लाई, ये क्या चल रहा है? अगर किसी को पता चला तो तुम दोनों की जान जाएगी। उन्होंने हेसू को वहाँ से हटाया और उसे अपने साथ महल छोड़कर चलने को कहा। महाराज ने बॉस को सेहत खराब होने की वजह से महल छोड़ने की इजाजत दे दी थी। बॉस ने कहा, चलो यहाँ से भाग चलें, यही एक रास्ता है। पर हेसू 8वें राजकुमार के साथ घर बसाने के सपने देख रही थी। बॉस ने उसे कड़वा सच बताया, महाराज ने भी कभी मुझसे वादे किए थे, पर गद्दी के लिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सत्ता के आगे प्यार की कोई कीमत नहीं होती। पर हेसू को अपने प्यार पर भरोसा था। अगले दिन चौथा राजकुमार हेसू के पास मेकअप कराने आया। हेसू ने उससे साफ कह दिया, मैं आपसे प्यार नहीं करती, हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। पर राजकुमार ने कहा, मुझे न दोस्ती का पता है न प्यार का, मेरे लिए दोनों एक ही हैं। इतना कहकर उसने हेसू को बाहों में भर लिया। हेसू ने अपना मुंह छुपा लिया तो राजकुमार ने उसे मजबूर नहीं किया। उसी शाम चौथे राजकुमार की माँ ने उसे एक खतरनाक काम सौंपा। उसने कहा, त्योहार के दिन युवराज की चाय में जहर मिला देना। राजकुमार ने मना किया तो माँ ने उसे ब्लैकमेल किया, अगर मना किया तो मैं सबको कह दूंगी कि ये सब तुम्हारी साजिश थी। वैसे भी अब चाय तो कोई नौकरानी ही लाएगी, युवराज का मरना तय है। चौथे राजकुमार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, पर वो अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। त्योहार के दिन सब राजकुमार खेल रहे थे। जो हारता उसे शराब पीनी
थी। महाराज ने देखा कि युवराज शराब नहीं पीना चाहते तो उन्होंने नौकरानी को चाय लाने को कहा। चौथे राजकुमार की जान हलक में अटक गई। वो सोच रहा था कि भाई को बचाए या खामोश रहे। चौथे राजकुमार के मन में बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही थी। पहले तो उसने सोचा कि महाराज को सब सच बता दे कि युवराज की जान को खतरा है, पर तभी उसने देखा कि चाय लेकर आने वाली कोई और नहीं बल्कि हेसू है। राजकुमार समझ गया कि अगर वो अभी जहर की बात बताएगा तो उसकी माँ सारा इल्जाम हेसू पर मढ़ देगी और हेसू को मौत की सजा हो जाएगी। हेसू को बचाने के लिए चौथे राजकुमार ने एक जानलेवा फैसला किया। उसने महाराज से कहा कि वो युवराज के हाथों से 3 प्याली चाय पीना चाहता है। वो जानता था कि चाय में जहर है, फिर भी वो एक एक करके तीनों प्यालियां पी गया। महारानी और राजकुमारी ये देखकर सन्न रह गईं कि उनका प्लान फेल हो गया है। हेसू को कुछ पता नहीं था। उसने जैसे ही तीसरी प्याली डाली, केतली खाली हो गई और वो और चाय लाने के लिए बाहर चली गई। राजकुमार के शरीर में जहर फैलने लगा था। उसकी आंखों के सामने धुंधला छा गया और मुंह से खून आने लगा। वो बिना किसी को बताए वहाँ से चुपचाप निकल गया। राजकुमारी समझ गई थी कि चौथे राजकुमार ने अपनी जान की बाजी लगाकर हेसू को बचाया है। उसने भी एक चाल चली और खुद को बीमार बताकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने शोर मचा दिया कि चाय में जहर है। महारानी ने भी मौका देखकर कह दिया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है। उधर चौथा राजकुमार भागकर हेसू के पास पहुंचा, पर अब उससे चला नहीं जा रहा था। उसने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गया। हेसू उसे इस हाल में देखकर घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। राजकुमार ने मरते मरते भी हेसू से कहा, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी निकलो। महल में हडकंप मच गया। राजकुमारों को पता चला कि चौथे राजकुमार और राजकुमारी को जहर दिया गया है, क्योंकि चाय हेसू लाई थी। इसलिए सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कमरे की तलाशी ली गई, जहाँ वही कीमती हार और जहर की पुड़िया मिल गई जो उसे फंसाने के लिए रखी गई थी। 8वां राजकुमार जेल में हेसू से मिलने पहुंचा। हेसू के शरीर पर जख्म थे, जिसे देखकर राजकुमार का कलेजा मुंह को आ गया। उसने वादा किया कि वो उसे हर हाल में बचा लेगा। उधर चौथे राजकुमार को होश आया तो वो सबसे पहले हेसू को ढूंढने निकला। रास्ते में उसकी टक्कर 8वें राजकुमार से हुई। 8वें राजकुमार ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी वजह से हेसू इस हाल में है। चौथे राजकुमार ने सच बता दिया कि उसकी माँ ने ही युवराज को मारने का प्लान बनाया था और उसने हेसू को बचाने के लिए जहर पिया। उसने 8वें राजकुमार को सबूत ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी। 8वें राजकुमार ने एक नौकरानी का पीछा किया और असली गुनहगार को पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उस नकाबपोश का चेहरा सामने आया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बहन राजकुमारी थी। राजकुमारी ने साफ कह दिया, मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए किया है ताकि तुम राजा बन सको। अगर तुमने मुझे पकड़वाया तो हमारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। 8वां राजकुमार अब बुरी तरह फंस गया था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका परिवार। वो मदद के लिए बॉस थैंगकोंग के पास गया। बॉस ने उससे कड़वा सवाल पूछा, क्या आप अपनी गद्दी छोड़कर हेसू को बचाएंगे? अगर नहीं तो मुझसे उम्मीद मत रखिए। तभी अचानक कोई हाथ में महाराज का आदेश लेकर आया कि असली गुनहगार मिल गया है और हेसू बेगुनाह है, उसे छोड़ दिया जाए। हेसू ने देखा कि सिपाही बॉस थैंगकोंग को पकड़कर ले जा रहे हैं। बॉस ने हेसू से कहा कि युवराज को जहर उन्होंने ही दिया है और हेसू उनकी वजह से फालतू में मुसीबत झेल रही थी। पर हेसू बेवकूफ नहीं थी। उसे पता था कि बॉस उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। वो बॉस को खींचकर उसी शाही स्नान घर में ले गई जहाँ से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता था, पर वहाँ बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। हेसू पागलों की तरह अपने हाथों से उन पत्थरों को हटाने लगी ताकि वो बॉस को लेकर महल से भाग सके। बॉस ने उसे गले लगाया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उस चीज को बचाने के लिए जान दे रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। अब किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना। हेसू को रिहा कर दिया गया, पर वो सीधे महाराज के महल के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गई और बॉस की जान बख्शने की भीख मांगने लगी। वो 2 दिन और 2 रात तक वहीं बैठी रही। तेज बारिश होने लगी पर वो नहीं हिली। 8वें राजकुमार को जब ये पता चला तो वो भागकर हेसू के पास जाने लगा, पर उसकी माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। माँ ने कहा, अगर तुम्हें जाना है तो मेरी लाश पर से गुजर कर जाओ। महाराज पहले ही दुखी हैं। अगर तुम इस वक्त उनके खिलाफ गए तो वो तुम्हें भी मार देंगे। राजकुमार डर गया और हेसू के पास जाकर भी पीछे हट गया। हेसू ने उसे आते और फिर वापस जाते देखा तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। तभी चौथा राजकुमार अपनी चादर लेकर आया और हेसू के ऊपर तान कर खड़ा हो गया ताकि वो बारिश से बच सके। उसे किसी का डर नहीं था। उधर बॉस को फांसी दे दी गई। महाराज अपनी पुरानी प्रेमिका को मरता देख अंदर से टूट गए। हेसू ने जैसे ही मौत की घंटी सुनी वो भी बेहोश हो गई। अगले दिन महाराज ने चौथे राजकुमार को दूसरे देश भेजने का फैसला किया। राजकुमार ने शर्त रखी कि वो चला जाएगा पर हेसू को महल में ही रहने दिया जाए। हेसू ने राजकुमार से मिलकर कहा कि वो उसे भूल जाए और उसका दिया हुआ हेयरपिन वापस कर दिया। वो जानती थी कि राजकुमार सिर्फ उसकी खातिर इस खतरनाक मिशन पर जा रहा है। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी हो, तो मैं तुम्हारी हिफाजत जरूर करूंगा। इतना कहकर उसने हेसू को गले लगा लिया। हेसू का दिल पहली बार चौथे राजकुमार के लिए धड़का। 8वें राजकुमार को बहुत पछतावा हो रहा था। जब वो हेसू के कमरे में पहुंचा तो वो खाली था। हेसू को सजा के तौर पर महल के सबसे निचले विभाग में कपड़े धोने के काम पर लगा दिया गया था। वहाँ दूसरी औरतें उसे खूब ताने मारती
थी और परेशान करती थीं। एक दिन उन औरतों ने हेसू के धुले हुए सारे कपड़े कीचड़ वाले पानी में फेंक दिए। 8वां राजकुमार वहाँ आया, पर उसने फिर भी कुछ नहीं किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। रात को वो हेसू से मिलने झील किनारे पहुंचा। 1 साल बाद दोनों आमने सामने थे। राजकुमार ने सफाई दी कि महाराज और उसकी माँ के दबाव की वजह से वो उसे नहीं बचा पाया और न ही शादी कर पाया। हेसू ने मासूमियत से पूछा, क्या आपने मुझे कभी याद किया? राजकुमार ने कहा कि वो हर पल उसे याद करता था। हेसू ये सुनकर अपनी सारी तकलीफें भूल गयी। उधर चौथा राजकुमार अपना मिशन पूरा करके वापस लौटा। महाराज ने उसे फिर से कहीं और भेजने का आदेश दिया। राजकुमार ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैंने आपकी बात मानी, पर आपने हेसू का ख्याल नहीं रखा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज को बहुत गुस्सा आया, पर असल में वो राजकुमार की इस हिम्मत को परख रहे थे ताकि वो चैन से मर सकें। महाराज के पास बहुत कम वक्त बचा था। हेसू कपड़े सुखा रही थी। अचानक उसे लगा जैसे चौथे राजकुमार की परछाई दिखी हो। उसे लगा शायद ये उसकी आंखों का धोखा है, पर तभी चौथे राजकुमार ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। हेसू ने उसे दूर जाने को कहा, पर राजकुमार का दिल 1 साल बाद अपनी प्रेमिका को देखकर भर आया था। राजकुमार के लिए वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी। हेसू ने देखा कि राजकुमार ने फिर से नकाब पहन लिया है। उसने घबराकर पूछा, क्या मेकअप खत्म हो गया या जख्म बढ़ गया है? राजकुमार ने नकाब उतारकर कहा, मैंने कसम खाई है कि ये चेहरा सिर्फ तुम्हारे लिए खुला रहेगा। हेसू को डर था कि उसके साथ रहने से राजकुमार मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भागने लगी, पर राजकुमार ने उसे थाम लिया। हेसू चिल्लाकर बोली, बॉस मेरी वजह से मारी गई, मुझे डर लगता है। हेसू और भी ज्यादा घबरा गई। उसने चिल्लाकर कहा, आपके पास रहकर मुझे बस तनाव और डर मिलता है। अब आप मुझे साथ ले जाना चाहते हैं? क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? चले जाइए यहाँ से, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। राजकुमार थक चुका था और कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी महाराज को हेसू की याद आई और उन्होंने उसे बुलवाया। महाराज ने सीधे पूछा, तुम असल में कौन हो और कहाँ से आई हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत छानबीन की है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम वो पुरानी हेसू नहीं हो। महाराज की बातें सुनकर हेसू के हाथ पांव फूल गए। उसने सच बता दिया कि वो 21वीं सदी से यहाँ आई है। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि आगे चलकर चौथा राजकुमार राजा बनेगा? क्योंकि उस अंकल ने पहले ही महाराज को सब बता दिया था। महाराज ने चेतावनी दी कि तुम्हें पता भी हो तो भी तुम किस्मत के काम में दखल नहीं दे सकती। हेसू ने मिन्नत की कि उसे कहीं दूर भेज दिया जाए, क्योंकि अब उसमें यहाँ जीने की हिम्मत नहीं बची है। महाराज ने कहा कि तुम कहीं भी जाओ, सच नहीं बदलेगा, तुम्हें बस हिम्मत से जीना होगा। महाराज ने आगे कहा, अगर तुम बॉस हैंगकोंग की बेटी जैसी हो तो तुम मेरी भी बेटी हुई, इसीलिए मैं तुम्हें ये सब समझा रहा हूँ। रात को चौथा राजकुमार हेसू से मिलने आया और उसे वही हेयर पिन देकर शादी के लिए प्रपोज किया। उसने कहा कि शादी के बाद वो महल छोड़ देंगे और अगर उसे वो पसंद नहीं आया तो बाहर जाकर वो अलग हो सकते हैं। पर हेसू ने मना कर दिया और कहा, आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको राजा बनना है, आपके पास बहुत जरूरी काम है। राजकुमार ने कहा, अगर राजा बनने के बाद तुम मेरे साथ रहोगी तो ही मैं राजा बनूंगा, वरना मुझे उस कुर्सी की कोई परवाह नहीं। हेसू जानती थी कि इतिहास नहीं बदला जा सकता, इसलिए उसने इनकार कर दिया और वहाँ से चली गई। मुड़ते ही उसे 8वां राजकुमार दिखा, जिसे देखकर वो भाग खड़ी हुई। चौथे राजकुमार ने पीछा करना चाहा, पर 8वें ने रास्ता रोक लिया। 8वें ने ताना मारा कि हेसू की सारी तकलीफों की जड़ तुम हो। चौथे ने पलटवार किया, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले खुद से पूछो कि तुम उसे क्यों नहीं बचा पाए। चौथे राजकुमार ने कहा, मैंने तुम्हें कातिल का नाम बताया था, पर तुम सबूत नहीं ढूंढ पाए तो खुद से सवाल करो। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हेसू अपने कमरे में पहुंचकर राजकुमार की बातों के बारे में सोच रही थी। भले ही उसने मना कर दिया था, पर एक सच्चे प्रेमी से शादी का प्रस्ताव पाकर वो मन ही मन बहुत खुश थी। अगले दिन महाराज की हालत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने हेसू को पास बुलाकर कहा कि वो युवराज को महल वापस लेकर आए। हेसू ने अपने खराब पैरों का वास्ता दिया, पर महाराज नहीं माने। महाराज ने कहा, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जब तक युवराज न आ जाए, किसी को पता न चले कि मैं मर चुका हूँ। बाहर निकलते ही कोई तुमसे सच उगलवाने की कोशिश करेगा, वही इंसान गद्दी हथियाना चाहता है, उससे बचकर रहना। हेसू वसीयत लेकर बाहर निकली तो उसे 8वां राजकुमार मिल गया। उसने पूछा, क्या महाराज मर गए? हेसू को महाराज की बात याद आ गई कि किसी पर भरोसा नहीं करना। अब पूरे देश की किस्मत हेसू के हाथ में थी, शायद इसीलिए वो इस दुनिया में आई थी। हेसू ने 8वें राजकुमार से पूछा, क्या आप राजा बनना चाहते हैं? 8वें ने बेबाकी से कहा कि उसे राजा बनना ही होगा ताकि वो हेसू को बचा सके। उसने बताया कि कल वो तीसरे राजकुमार के साथ मिलकर महल पर हमला करेगा। हेसू को 8वें राजकुमार का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत दुख हुआ। उसने झूठ बोल दिया कि महाराज को चाय चाहिए और वो वहाँ से भाग निकली। वो पागलों की तरह युवराज को ढूंढने लगी। तभी चौथे राजकुमार ने उसे पकड़ लिया। हेसू ने तुरंत उसे बताया कि महाराज नहीं रहे और तीसरे राजकुमार के हमले की बात भी बता दी। उसने कहा कि कल हमला होगा और हमें युवराज को बचाना होगा। पूरे शहर में पहरा था, पर 14वें राजकुमार को एक गुप्त रास्ता पता था। चौथे राजकुमार ने 14वें को युवराज को लाने भेजा और खुद हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। रात को हेसू उस खाली गद्दी को देख रही थी और सोच रही थी कि इस कुर्सी के लिए महाराज ने अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उसने चौथे राजकुमार से भीख मांगी कि वो कल 8वें राजकुमार को चोट न पहुंचाए। चौथे राजकुमार ने वादा किया कि वो तभी हमला करेगा जब उसकी अपनी जान पर बनाए। हेसू को पूरा यकीन था कि चौथे राजकुमार को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने स्कूल की किताबों में इतिहास पढ़ा था। अगले दिन 8वें और तीसरे राजकुमार ने सेना के साथ महल पर धावा बोल दिया। 8वें ने तीसरे से कहा कि चौथे राजकुमार को मारना ही होगा, पर उन्हें अंदाजा
नहीं था कि चौथा राजकुमार और सेनापति पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। अभी लड़ाई शुरू हुए 5 मिनट ही हुए थे कि युवराज अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया। 8वें राजकुमार ने पासा पलटते देख तुरंत अपनी तलवार तीसरे राजकुमार की गर्दन पर रख दी। सेनापति ने तीसरे राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि महाराज अब नहीं रहे थे और युवराज ही नए राजा थे। सबने घुटने टेक दिए। 8वें राजकुमार ने हेसू को झिड़का कि उसने झूठ क्यों बोला। हेसू ने कहा, महाराज चाहते थे कि युवराज ही राजा बने और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। हेसू ने उम्मीद से पूछा, अब तो हम आजाद हैं, क्या अब हम वो आम जिंदगी जीने चलें? पर 8वें राजकुमार ने अपना वादा तोड़ दिया और कहा, अब मुझे राजा बनना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हेसू ने उस अजनबी जैसे लगने वाले राजकुमार से रिश्ता खत्म कर लिया। उधर तीसरा राजकुमार कैद से भाग निकला और पहाड़ी पर पहुंच गया। सभी राजकुमार उसका पीछा करने लगे। 8वां राजकुमार उसे ऐसे तीर मारना चाहता था जैसे किसी जानवर का शिकार कर रहा हो, पर चौथे राजकुमार ने उसे रोक लिया। चौथे राजकुमार ने कहा कि हमें अपनों का खून नहीं बहाना चाहिए और तीसरे भाई को समझाने की कोशिश की, पर बात नहीं बनी। लड़ाई में तीसरा राजकुमार घायल होकर पहाड़ी से नीचे गिर गया। चौथे राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर उसे बचाना चाहा, पर नाकाम रहा। पहली बार चौथे राजकुमार की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने अपने ही भाई का खून बहाया था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। हेसू अब बड़ी अफसर बन चुकी थी। 8वें राजकुमार ने हेसू की पुरानी सहेली को वापस उसकी सेवा में लगा दिया। हेसू अपनी नौकरानी के साथ महाराज को नहलाने जाती थी, पर वो नौकरानी चुपके से नहाने के पानी में पारा मिला देती थी। हेसू के जन्मदिन की रात चौथा राजकुमार त्युआका उसे तारों भरी रात दिखाने ले गया। उन्होंने बचपन की बहुत सी बातें की। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे साथ मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो साफ कह दो, मैं वेटिंग में नहीं रहना चाहता। इतना कहकर उसने हेसू को चूमना चाहा, पर हेसू ने उसे रोक दिया। उसने याद दिलाया, आपने ही कहा था कि मेरी मर्जी के बिना आप मुझे नहीं चूमेंगे। राजकुमार ने मजाक में पूछा, तो क्या अब मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? हेसू ने फिर मना कर दिया। राजकुमार बोला, कल शाम हम उसी पेड़ के पास मिलेंगे, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी कहना है। उधर महाराज की हालत खराब थी, उन्हें ठंड लग रही थी और अजीब चीजें दिख रही थीं। 8वां राजकुमार बात आका बिस्तर के पास खड़ा होकर बड़ी बेरुखी से बोला, महाराज आप मरने वाले हैं, गद्दी मेरे नाम कर दीजिए तो आपकी बाकी जिंदगी आराम से कटेगी। दरअसल हेसू की नौकरानी 8वें राजकुमार के कहने पर ही पानी में जहर मिला रही थी। अब महाराज को किसी पर भरोसा नहीं था। 8वां राजकुमार रोज उन्हें गद्दी छोड़ने की धमकी देता था। महाराज ने अपनी नन्ही बेटी की शादी दूसरे देश में करने का फैसला किया। चौथे राजकुमार ने जब उस छोटी सी राजकुमारी को रोते देखा तो उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे पता था कि बच्ची को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, इसलिए उसने महाराज को रोकने की कोशिश की। महाराज ने एक ही रास्ता बताया, तो फिर तुम खुद इस राजकुमारी से शादी कर लो, तभी तुम इसकी और हमारी रक्षा कर पाओगे। चौथा राजकुमार मान गया। उधर हेसू पेड़ के नीचे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने वही कांटा हेयर पिन लगाया था जो राजकुमार ने उसे दिया था। आधा घंटा बीत गया पर वो नहीं आया। जब राजकुमार वहाँ पहुँचा तो हेसू को खड़ा देख वो मायूस हुआ क्योंकि उसे लगा हेसू ने वो कांटा नहीं लगाया। पर जैसे ही हेसू मुड़ी उसने देखा कि उसने वही कांटा लगाया है। इधर महाराज के पागलपन की वजह से महल में कर्फ्यू लगा था। रात को बाहर निकलने वाले को मौत की सजा का हुक्म था। 14वां राजकुमार गलती से रात को बाहर रह गया। सिपाहियों ने उसे देख लिया तो वो जान बचाने के लिए हेसू के कमरे में छुप गया। चौथा राजकुमार तलाशी लेने अंदर आना चाहता था, पर हेसू ने वही कांटा अपनी गर्दन पर रख लिया और जान देने की धमकी दी। राजकुमार ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जब हेसू ने अपनी गर्दन पर कट लगा लिया तो वो पीछे हट गया। राजकुमार के जाने के बाद 14वें भाई ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? हेसू ने कहा, तीसरे भाई की वजह से तुम सब पहले ही लड़ रहे हो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों फिर आमने सामने आओ। अगले दिन चौथा राजकुमार हेसू को बाहर खींच लाया और जवाब मांगा, कल अंदर 14वां भाई था ना, मैं कितनी बार दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता था। हेसू ने गुस्से में पलटकर पूछा, मुझे आपसे जवाब चाहिए, आपने सिर्फ एक पर्ची पर 2 लाइनें लिखकर मुझे छोड़ दिया और अचानक शादी कर ली। आपको अंदाजा है आपकी गलती क्या है? जब औरत को गुस्सा आता है तो मर्द भी थर थर कांपते हैं। राजकुमार ने प्यार से समझाया कि उसने उस छोटी राजकुमारी को बचाने के लिए ये सब किया ताकि महाराज को सुरक्षित महसूस हो। हेसू ने भी बताया कि उसने सिर्फ 14वें भाई की जान बचाने के लिए उसे छुपाया था। दोनों ने वादा किया कि अब वो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। फिर राजकुमार ने वो बात कही जो वो कब से कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनते ही हेसू ने खुद आगे बढ़कर उसे चूम लिया। राजकुमार पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने भी उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों प्यार में डूबे थे। पर अगले ही दिन तीसरे राजकुमार ने गिने चुने सैनिकों के साथ महल पर धावा बोल दिया और सबको हरा दिया। महाराज अभी नहाकर निकले ही थे कि जहर की वजह से उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। हेसू की नौकरानी डरकर भाग गई। तीसरा राजकुमार अंदर घुसा और उसने बीमार महाराज को पानी के कुंड में धकेल दिया। हेसू चिल्लाती रही पर अपनी आंखों के सामने महाराज को डूबते हुए मरता देखती रही। तभी चौथा राजकुमार वहाँ पहुँचा, पर तब तक महाराज दम तोड़ चुके थे। उसे बहुत गुस्सा आया। तीसरा राजकुमार हंसकर बोला, मैंने इन्हें नहीं मारा, ये तो
जहर से मरे हैं और कातिल तो हेसू हुई क्योंकि वही इन्हें नहलाती थी। तीसरे राजकुमार ने शर्त रखी, अगर तुम हेसू को बचाना चाहते हो तो मेरे गुलाम बन जाओ। हेसू की जान की खातिर चौथे राजकुमार ने गद्दी का ख्याल छोड़ दिया और हथियार डाल दिए। बेचारे पुराने महाराज सिर्फ 2 एपिसोड ही राजा रह पाए। नया महाराज बनते ही उसने सबसे क्रूर काम किया। उसने चौथे राजकुमार को आदेश दिया कि वो अपने सगे भाई 13वें राजकुमार को मार डाले। जब उसने मना किया तो महाराज ने धमकी दी कि वो हेसू को मार डालेगा। मजबूर होकर चौथे राजकुमार को अपने भाई का पीछा करना पड़ा। 13वां राजकुमार अपनी पत्नी के साथ भागकर हेसू के पास पहुंचा। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके खानदान के 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हेसू अभी भी महल में चाय पिलाने का काम करती थी। उसने नए महाराज से पूछा, आखिर पुराने महाराज को जहर किसने दिया था? महाराज ने सामने खड़े एक शख्स की तरफ इशारा किया। महाराज ने बताया कि पुराने महाराज को जहर 8वें राजकुमार बाद आका ने दिया था। हेसू को यकीन नहीं हुआ कि जिस इंसान को उसने प्यार किया वो इतना गिर जाएगा। रात को उसे चौथा राजकुमार क्यों आका मिला। राजकुमार बहुत डरा हुआ था कि कहीं महाराज हेसू को नुकसान न पहुंचा दें। उसने बताया कि महाराज उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर उसने 13वें राजकुमार को नहीं मारा तो वो हेसू को मार देंगे। हेसू के दिमाग में वही पुरानी बात घूम रही थी कि चौथा राजकुमार ही सबको मारेगा, इसलिए उसने नहीं बताया कि 13वां भाई उसके पास ही छुपा है। 13वें राजकुमार की पत्नी अपने पिता सेनापति से आखिरी बार मिलना चाहती थी, पर हेसू ने मना कर दिया। उसे डर था कि कहीं चौथे राजकुमार को भनक न लग जाए। पत्नी ने पूछा, तुम्हारा तो चौथे राजकुमार के साथ इतना गहरा रिश्ता है, फिर तुम उन पर भरोसा क्यों नहीं करती? हेसू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो राजकुमार को सच बताने दौड़ी, पर वो नहीं मिले। उसने एक चिट्ठी छोड़ दी। हेसू बस ये चाहती थी कि सब भाई सुरक्षित रहें और कोई एक दूसरे का खून न बहाए। चौथे राजकुमार को लगा कि हेसू ने उस पर भरोसा नहीं किया और इस चक्कर में 13वां भाई मारा गया। उसने दुखी होकर हेसू से रिश्ता तोड़ लिया। वो नहीं चाहता था कि महाराज उसकी कमजोरी का फायदा उठाएं। अगले दिन महाराज ने चौथे राजकुमार को शहर से दूर नया महल बनाने के काम पर भेज दिया। उसके जाने के बाद 14वें राजकुमार ने महाराज को वो टूटा हुआ तीर दिखाया जो 13वें भाई को लगा था। महाराज को फिर से दौरे पड़ने लगे और उन्हें हर जगह अपने भाई की चीखें सुनाई देने लगी। हेसू को लगा कि राजकुमार शहर छोड़ने से पहले उससे मिलने जरूर आएंगे, पर वो नहीं आए। दिन बीतते गए, मौसम बदले और 3 साल गुजर गए। हेसू आज भी इंतजार कर रही थी। एक दिन नौकरानी ने कहा कि कोई पुराना दोस्त आया है। हेसू को लगा राजकुमार आए हैं। वो दौड़ी दौड़ी गई, पर वहाँ 14वां राजकुमार खड़ा था। वो हेसू से मिलने महल आया था। उसने पूछा, चौथा राजकुमार भी वापस आ गया है, क्या वो तुमसे मिलने नहीं आया? हेसू को तब पता चला कि राजकुमार वापस आ चुका है, पर उससे मिलने नहीं आया। उधर महाराज अपने पापों की वजह से पागल हो रहे थे। वो भगवान के सामने माफी मांगते, पर उन्हें सिर्फ भाई की चीखें सुनाई देती। एक दिन जब हेसू महाराज को चाय पिलाने गई, तब उसने 3 साल बाद चौथे राजकुमार को देखा। महाराज काम की सुस्त रफ्तार देखकर भड़क गए। उन्होंने हेसू का हाथ मरोड़ते हुए राजकुमार को धमकी दी, अगर मजदूर कम है तो इन सबको काम पर लगा दो। हेसू दर्द से कराह उठी। 14वां राजकुमार आगे बढ़ना चाहता था, पर 8वें ने उसे रोक लिया। चौथे राजकुमार ने तुरंत घुटने टेक दिए और वादा किया कि वो काम तेज कर देगा। तब जाकर महाराज ने हेसू का हाथ छोड़ दिया। इन 3 सालों में हेसू रोज वही कविता लिखती थी जो राजकुमार ने उसे दी थी। अगले दिन राजकुमार उसी बगीचे में गया जहाँ वो पहले मिला करते थे। पुरानी यादें सोचकर उसकी आंखें भर आईं। तभी उसे सामने हेसू दिखी। महाराज भी वहीं थे और वो देखना चाहते थे कि राजकुमार के दिल में अब भी हेसू के लिए प्यार है या नहीं। महाराज ने अचानक हेसू पर निशाना साधकर तीर चला दिया। राजकुमार ने आव देखा न ताव, हेसू को बचाने के लिए कूद पड़ा। तीर उसके कंधे को चीरता हुआ निकल गया। राजकुमार खड़ा हुआ और बिना हेसू की तरफ देखे वहाँ से चला गया। हेसू ने वो तीर उठाया और फैसला किया कि वो राजकुमार से मिलने उसके घर जाएगी। वो अपनी जान जोखिम में डालकर राजकुमार के पास पहुंची। उसने देखा कि राजकुमार का जख्म बहुत गहरा है। वो रोते हुए उसकी पट्टी करने लगी। राजकुमार को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने हेसू को अपने बिस्तर के पास सोया हुआ पाया। वो उसे छूना चाहता था, पर अपनी भावनाओं को दबा रहा था। हेसू के जागते ही उसने कहा, यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। हेसू ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर बस ये जानने आई हूँ कि क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं। राजकुमार ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और चूमने लगा। 3 साल की जुदाई आखिर खत्म हुई। दोनों फिर से साथ थे, साथ खाना खाते और भविष्य के सपने बुनते। तभी उस अंकल ने राजकुमार से कहा कि अब हमला करने का सही वक्त है। महाराज की हालत बहुत खराब थी। वो भूत प्रेत के डर से साये से भी डरने लगे थे। हेसू ने राजकुमार से पूछा, क्या आप गद्दी का ख्याल छोड़ सकते हैं? राजकुमार ने कहा, अगर मैं राजा नहीं बना तो भाइयों का कत्लेआम नहीं रुकेगा। मुझे अपनी और तुम्हारी हिफाजत के लिए राजा बनना ही होगा। अगली रात राजकुमार ने महल में डरावने साये भेजे। महाराज इतने डरपोक थे कि खिड़की के बाहर साया देखकर ही बेहोश हो गए। अगले दिन जब हेसू उन्हें चाय दे रही थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। महाराज ने शक किया कि क्या उसने चाय में जहर मिलाया है। इसी बीच चौथे राजकुमार ने सेना के साथ महल पर धावा बोल दिया। जैसे ही वो हमला करने वाला था, महल के बड़े दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। राजकुमारी ने गद्दारी करते हुए खुद दरवाजे खोल दिए थे। महाराज को भी पता था कि उनका वक्त खत्म होने वाला है।
उन्होंने हेसू से पूछा कि वो किसे राजा बनाना चाहती है। बाहर चौथे राजकुमार त्यूआका ने हमला बोल दिया था। महाराज वसीयत हाथ में पकड़े पकड़े ही चल बसे। चौथे राजकुमार ने अंदर आते ही वो वसीयत देखी और उसे फाड़कर फेंक दिया। जब दरबारी अंदर आए तो हेसू ने उन्हें झुककर सलाम करते देखा। चौथा राजकुमार अब राजा बन चुका था। हेसू उसे देखकर सोच रही थी कि इतिहास में इसे एक क्रूर राजा क्वांगजोंग कहा गया है, पर मैं इसे वैसा नहीं बनने दूंगी। रात को राजकुमार ने पूछा, क्या तुम जानना चाहती हो कि वसीयत में क्या लिखा था? हेसू ने मना कर दिया क्योंकि उसने स्कूल में इतिहास पढ़ा था और उसे पता था कि अंत में यही राजा बनेगा। राजकुमार ने बताया कि वसीयत में किसी का नाम नहीं था, इसलिए उसने उसे फाड़ दिया ताकि कोई झगड़ा न हो। हेसू ने वादा किया कि वो हमेशा उस पर भरोसा करेगी। तभी राजकुमार को एक डरावना सपना आया और वो चौंक कर जाग गया। हेसू को अपने पास पाकर उसने उसे कसकर गले लगा लिया और पूरी रात चैन से सोया। अगले दिन राजमाता ने हेसू को दबोच लिया और पूछा, सच बताओ, वसीयत में किसका नाम था? क्या वाकई चौथे को राजा चुना गया था? हेसू अपनी बात पर अड़ी रही कि चौथे राजकुमार को ही चुना गया है। राजमाता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो हेसू को जान से मारने की धमकी देने लगी। तभी चौथे राजकुमार ने आकर हेसू को अपने पीछे छुपा लिया और कहा, जो पूछना है मुझसे पूछो, वसीयत में मेरा ही नाम था। 14वें राजकुमार ने सवाल किया कि महाराज ने अपने बेटों को छोड़कर आपको क्यों चुना? चौथे ने कड़क आवाज में कहा, यकीन नहीं होता तो नीचे जाकर खुद उनसे पूछ लो। राजमाता ने बचपन से ही उसे नफरत दी थी। राजा बनने के बाद भी वो उसे अपना बेटा नहीं मान रही थी। राजकुमार हेसू का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गया। गद्दी पर बैठते ही उसे खबर मिली कि कुछ लोग बगावत की फिराक में हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि पुराने महाराज के सभी सिपाहियों और नौकरानियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। वो अंकल ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि इतिहास वाला खूनी दौर शुरू हो चुका है। राजा बनने के बाद कुछ नौकरानियों को छुट्टी मिल रही थी। हेसू की सहेली भी उनमें से एक थी, पर वो रुकना चाहती थी ताकि 9वें राजकुमार के लिए जासूसी कर सके। शाम को हेसू को रास्ते में 8वां राजकुमार बात आका मिला। 8वें ने पूछा, तुमने मेरे बजाय चौथे को क्यों चुना? हेसू ने साफ कह दिया, वो मेरे लिए अपनी गद्दी छोड़ सकता है और उसने कभी अपना लालच मुझसे नहीं छुपाया। आपके पास मुझे कभी सुरक्षा महसूस नहीं हुई। हेसू ने उसकी दी हुई चूड़ियां वापस कर दी। 8वें राजकुमार ने ठान लिया कि जो उसे नहीं मिला वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। उसने राजकुमारी को महारानी बनाने के लिए हाथ मिला लिया। रात को हेसू ने राजकुमार से वही कविता 200 बार लिखवाई जो उसने दी थी। राजकुमार परेशान था कि इतना क्यों लिखवा रही हो? हेसू ने कहा, 3 साल तक मैंने रोज 200 बार ये लिखा है। आपके लिए इतना करना क्या बड़ी बात है? हेसू ने अपनी सहेली को महल में रोकने की सिफारिश की क्योंकि वो अकेली पड़ जाती। राजकुमार खुश हो गया और बोला, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम ढेर सारे बच्चे करेंगे जो तुम्हारे साथ खेलेंगे। हेसू इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, पहले ढंग से प्रपोज करो और शादी करो, फिर बच्चों की सोचना। राजकुमार उलझ गया, क्या प्रपोज भी करना पड़ेगा? तभी हकीम ने आकर बताया कि हेसू की हालत बहुत कमजोर है। माँ बनना तो दूर, उसकी अपनी जान बचाना भी मुश्किल है। हेसू ने पेड़ के पास जाकर दुआ मांगी कि वो थोड़ी और लंबी जिंदगी जी सके। वो राजकुमार को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। 14वें राजकुमार ने आकर चेतावनी दी कि तुम यहाँ महारानी नहीं बन पाओगी। क्या तुम बस एक मामूली रखेल बनकर रहना चाहती हो? हेसू को समझ नहीं आया कि वो महारानी क्यों नहीं बन सकती। 14वें ने बताया कि अपनी गद्दी बचाने के लिए राजकुमार को बड़े घरानों में शादी करनी होगी। अगले दिन 8वें राजकुमार ने धमकी दी कि अगर राजकुमार ने राजकुमारी से शादी नहीं की तो सब बगावत कर देंगे। राजकुमार ने कहा कि वो सिर्फ हेसू से प्यार करता है। तब 8वें ने याद दिलाया कि हेसू के हाथ पर खुदकुशी का निशान है और नियम के हिसाब से ऐसी लड़की राजा की पत्नी नहीं बन सकती। राजकुमार ने परवाह नहीं की, पर तभी राजकुमारी ने आकर हेसू को चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैं महारानी बनूंगी और महाराज के बच्चों की माँ भी। हेसू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। दरबार में भी सभी मंत्रियों ने शादी के लिए दबाव बनाया। राजकुमार अड़ गया क्योंकि वो हेसू को दुख नहीं देना चाहता था। दोपहर को अंकल ने हेसू को समझाया, हम दोनों इतिहास जानते हैं, अगर तुम पीछे नहीं हटी तो राजकुमार की गद्दी डगमगा जाएगी। हेसू पहले तो तैयार नहीं थी, पर जब उसे लगा कि उसकी वजह से राजकुमार मुसीबत में पड़ सकता है तो उसका दिल पिघल गया। रात को वो 2 मुखौटे लेकर आई और राजकुमार से कहा कि आज वो एक आम जोड़े की तरह बाहर घूमेंगे। उन्होंने बाजार में खूब मस्ती की और अपनी खुशियों की दुआ मांगी। अंत में हेसू उसे उसी पेड़ के पास ले गई। राजकुमार ने घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए पूछा। हेसू ने रोते हुए मना कर दिया। वो उसकी सलामती के लिए सिर्फ एक नौकरानी बनकर उसके पास रहना चाहती थी। चौथा राजकुमार त्यूआका ने अपनी गद्दी मजबूत करने के लिए राजकुमारी से शादी तो कर ली, पर उसके दिल में महारानी सिर्फ हेसू ही थी। पूरे देश में जश्न मन रहा था, पर हेसू उदास होकर उसी पेड़ के पास पहुंची। वहाँ 14वां राजकुमार थपतू खड़ा था। उसने हेसू से कहा, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो बस एक बार कह दो, मैं अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। हेसू ने पूछा, क्या वाकई मैं जब चाहूँ तब जा सकती हूँ? 14वें ने वादा किया कि वो सब कुछ छोड़कर उसे आजाद कर देगा। शादी की रात राजकुमारी बहुत खुश थी और राजकुमार के साथ अपना घर बसाना चाहती थी, पर राजकुमार उसे छोड़कर हेसू को ढूंढने निकल गया। उसने देखा कि हेसू अपनी सहेली के साथ दुआ मांग रही है। वो उसे बस दूर से देखता रहा और वापस अपने कमरे में नहीं गया। अगले दिन राजकुमार ने 14वें भाई को सख्त सजा सुनाई। उसे शहर से दूर देश निकाला दे दिया गया और घर में कैद कर दिया गया। उसका जुर्म ये था कि उसने हेसू से वसीयत के बारे में पूछताछ की थी और राजकुमार की गद्दी को चुनौती दी थी। राजमाता को जब पता चला कि उनके सबसे लाडले बेटे को देश निकाला दे दिया गया है तो वो सदमे से
गिर पड़ी। मरते वक्त वो 14वें राजकुमार से मिलना चाहती थीं, पर राजकुमार ने इजाजत नहीं दी। 14वां भाई 3 दिन और 3 रात महल के दरवाजे पर खड़ा रहा, न कुछ खाया न पिया। अंदर राजमाता भी भूखी प्यासी दम तोड़ रही थी। राजकुमार उनके सिरहाने बैठकर बोला, आपका प्यारा तीसरा बेटा मर चुका है और 14वां बाहर खड़ा है, अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ मैं ही आपके पास हूँ। राजकुमार ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, बचपन में आपने मुझे छोड़ दिया था, आज मैं राजा हूँ और यही मेरा बदला है। राजमाता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका इंतकाल हो गया। उनके मरने के बाद हेसू ने अपनी मर्जी से 14वें राजकुमार को अंदर आने दिया ताकि वो अपनी माँ का आखिरी दीदार कर सके। उस रात राजकुमार हेसू पर बहुत भड़क गया। उसे दुख था कि 20 साल तक उसे माँ का प्यार नहीं मिला और हेसू ने उसके दुश्मन भाई की मदद की। अगले दिन राजकुमार ने 9वें राजकुमार क्यू आका को दरबार में बुलाया और उस पर सख्ती की। उसने पूछा, क्या पुराने महाराज को जहर 8वें राजकुमार ने दिया था? क्या 13वें भाई की मौत के पीछे भी वही था? राजकुमार के खौफ की वजह से 9वें भाई को सारा सच उगलना पड़ा। भले ही राजकुमार को पहले से ही शक था, पर सच सुनकर उसका खून खौल उठा। शाम को हेसू अपनी सहेली को ढूंढ रही थी, पर कोई भी उसे कुछ बता नहीं रहा था। बाहर निकलते ही उसने देखा कि 2 सिपाही किसी को बोरी में भरकर इतनी बेरहमी से पीट रहे हैं कि खून बाहर तक छनकर आ रहा है। पास जाकर देखा तो वो उसकी सहेली थी। हेसू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। रात को राजकुमार उससे मिलने आया। हेसू ने रोते हुए पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो मेरी बहन जैसी थी। राजकुमार ने बताया कि वो सहेली असल में जासूस थी और 9वें राजकुमार के कहने पर उन दोनों की हर बात की खबर बाहर पहुंचा रही थी। राजकुमार ने उसे महल छोड़कर जाने को कहा था, पर वो नहीं गई, इसलिए उसे मारना पड़ा। हेसू को अपनी सहेली की एक चिट्ठी मिली। उसे याद आया कि जब वो यहाँ नई नई आई थी तब सहेली ने कहा था कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, पर चिट्ठी में तो सब लिखा था। उसे एहसास हुआ कि सहेली ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया। चिट्ठी में लिखा था कि वो 9वें राजकुमार से प्यार करती थी और उसने जो भी किया उसके लिए किया। वो हेसू से माफी मांग रही थी। राजकुमार नशे में धुत होकर कमरे में आया। राजकुमारी उसके करीब आना चाहती थी, पर राजकुमार ने शर्त रख दी, अगर तुम्हें मेरे बच्चों की माँ बनना है तो तुम्हें अपने भाई 8वें राजकुमार का साथ छोड़ना होगा। हेसू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो राजकुमार के इस क्रूर रूप के साथ कैसे रहे। उसने 13वें राजकुमार बैकहा को वही पुराना कांटा दिया और 14वें भाई तक ये पैगाम भिजवाया कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूँ। राजकुमारी ने फैसला किया कि वो अपने भाई का साथ छोड़कर महाराज के प्रति वफादार रहेगी। अगली सुबह 8वें राजकुमार ने महाराज को तोहफे में एक बाज भेजा, पर जब बक्सा खुला तो उसमें मरा हुआ बाज निकला। दरबारियों ने इसे महाराज के लिए अपशकुन और बगावत माना। राजकुमार को मौका मिल गया और उसने 8वें भाई को फौरन मौत की सजा सुना दी। हेसू को जब ये पता चला तो वो 8वें भाई की जान बख्शने के लिए महाराज के पास दौड़ती हुई गई। राजकुमार नहीं माना तो हेसू घुटनों के बल बैठ गई। राजकुमार को याद आया कि पिछली बार घुटने टेकने की वजह से हेसू के पैर खराब हो गए थे। अगर वो फिर से ऐसा करेगी तो कभी चल नहीं पाएगी। राजकुमार को ये देखकर बहुत तकलीफ हुई कि हेसू अब भी 8वें भाई के लिए रो रही है। उसने मौत की सजा तो माफ कर दी, पर 8वें भाई को ताउम्र के लिए घर में कैद कर दिया। तभी 14वां राजकुमार तेज घोड़ा दौड़ाकर महल पहुंचा। उसके हाथ में पुराने महाराज का वो शाही हुक्मनामा था जिसमें हेसू और उसकी शादी की बात लिखी थी। राजकुमार ने साफ मना कर दिया, मैं अपनी जान से प्यारी लड़की को किसी को नहीं ले जाने दूंगा। अब मैं राजा हूँ और पुराने हुक्म खत्म हो चुके हैं। 14वें राजकुमार ने भी हार नहीं मानी। उसने कहा, महाराज, इसी हुक्मनामे की वजह से आपको ये गद्दी मिली है। अगर आप इसे नहीं मानेंगे तो लोग आपकी गद्दी पर भी सवाल उठाएंगे। मैंने सब मंत्रियों को बता दिया है। राजकुमार बुरी तरह फंस गया और उसने गुस्से में 14वें राजकुमार को मारने का हुक्म दे दिया, पर 14वें राजकुमार ने कहा, ये मेरी जिद नहीं, हेसू की अपनी मर्जी है। राजकुमार का दिल टूट गया। वो हेसू के पास गया और पूछा, क्या तुम वाकई इस 14वें भाई से शादी करना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है पुराने महाराज ने ये हुक्म कब दिया था? राजकुमार ने बताया कि ये हुक्म 3 साल पुराना है। हेसू ने तुरंत कह दिया, हाँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। उसे पता था कि अगर वो यहाँ रुकी तो भाइयों के बीच गद्दी की ये खूनी लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। महल में अब ये चर्चा होने लगी कि गद्दी की वजह से 2 प्यार करने वालों को अलग होना पड़ा। हेसू राजकुमार को याद तो करती थी, पर अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं प्यार नफरत में न बदल जाए। उधर महारानी को लगा कि अगर राजकुमार ने शाही हुक्म नहीं माना तो उनकी गद्दी छिन सकती है। वो 8वें राजकुमार बात आका के पास गईं और मदद मांगी। अगले दिन 8वें राजकुमार ने महाराज को उकसाने के लिए हेसू के साथ अपने पुराने रिश्ते और शादी के वादे का सारा सच उगल दिया। ये सुनकर महाराज गुस्से से पागल हो गए। वो सीधे हेसू के पास पहुंचे और पूछा कि क्या उसने 8वें भाई के लिए घुटने टेके थे। उन्होंने वो चूड़ियां भी देख ली जो पुराने प्यार की निशानी थी। महाराज को लगा कि वो तो बस एक ऑप्शन थे, जबकि असली वादा तो 8वें भाई से था। हेसू ने माफी मांगी, पर महाराज का दिल टूट चुका था। उन्हें लगा कि हेसू ने उन्हें धोखा दिया है। महाराज को लगा कि हेसू शुरू से ही 8वें भाई की थी और अब वो 14वें से शादी करना चाहती है। उन्होंने साफ कह दिया, आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। अगले दिन हेसू महल छोड़कर जाने लगी। 8वां राजकुमार उसे विदा करने आया। हेसू ने उसे शुक्रिया कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसे आजाद करने के लिए ही उसने ये कड़वा सच महाराज को बताया। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार दुआ दी और रिश्ता खत्म कर लिया। महाराज ने हेसू को 14वें राजकुमार थप्तू के पास जाने तो दिया, पर वो पल पल उसे याद करते रहे। हेसू जब 14वें भाई के घर पहुंची तो अपने साथ महाराज की लिखी कविताओं का ढेर ले गई। वो खाली वक्त में बस महाराज के चेहरे के चित्र बनाती रहती।
14वें भाई को पता था कि महल के जासूस उन पर नजर रख रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर हेसू के करीब होने का नाटक करता ताकि महाराज को जलन हो। तभी हकीम ने बताया कि हेसू प्रेग्नेंट है। हेसू को दिल की बीमारी थी और बच्चा पैदा करना उसकी जान के लिए खतरा था, पर ये बच्चा महाराज का था, इसलिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उधर महाराज को जब पता चला कि हेसू और 14वां भाई बहुत खुश हैं, तो वो और भी चिढ़ गए। वो खुद जाकर सब देखना चाहते थे। हेसू दिन रात महाराज की याद में डूबी रहती। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ी तो 14वें भाई ने उसे गोद में उठा लिया। महाराज ने दूर से ये देख लिया। उस रात 14वां भाई हेसू के पास ही सोया ताकि उसका ख्याल रख सके। दोनों पुरानी बातें करके हंस रहे थे। बाहर खड़े महाराज ने उनकी हंसी सुनी और उन्हें लगा कि हेसू उन्हें पूरी तरह भूल चुकी है। उन्होंने तय किया कि अब वो कभी हेसू की सुध नहीं लेंगे। 6 महीने बाद हेसू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। 14वें भाई ने दाई को सख्त हिदायत दी कि ये बात किसी को पता न चले। हकीम ने कहा कि हेसू के पास अब बहुत कम वक्त बचा है। हेसू आखिरी बार महाराज को देखना चाहती थी। उसने एक खत लिखा, पर 14वें भाई ने लिफाफे पर अपना नाम लिख दिया ताकि जासूसों को शक न हो। महाराज ने जब वो खत देखा तो 14वें भाई का नाम पढ़कर उसे बिना खोले ही फेंक दिया। हेसू तिल-तिल मर रही थी, पर महाराज का कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि महाराज उससे इतनी नफरत करते हैं कि मरते वक्त भी नहीं आए। उसका दिल रखने के लिए 14वें भाई ने वही गाना बजवाया जो हेसू ने कभी राजकुमारों के लिए गाया था। गाना सुनते सुनते हेसू ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। मरते वक्त उसने अपनी बेटी की जिम्मेदारी 14वें भाई को सौंप दी। जब महाराज को हेसू की मौत की खबर मिली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। सेनापति बैकहा ने उन्हें वो सारे खत दिखाए जो महाराज ने कभी खोले ही नहीं थे। उन खतों को पढ़कर महाराज को एहसास हुआ कि हेसू ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। वो तो हर पल उनका इंतजार कर रही थी। महाराज पागलों की तरह हेसू के पास भागे। वहाँ सिर्फ हेसू की राख बची थी। महाराज का गुस्सा और दुख फूट पड़ा। उन्होंने 14वें भाई से पूछा कि खत बाहर से क्यों बदला। भाई ने कहा, हमारी लिखावट एक जैसी थी, इसलिए ऐसा किया। महाराज हेसू की अस्थियां लेकर जाने लगे, पर 14वें भाई ने रोका क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। सेनापति ने समझाया कि हेसू हमेशा से महाराज के पास रहना चाहती थी। तब सबको पता चला कि 14वां भाई भी हेसू से चुपचाप बेपनाह प्यार करता था। महाराज ने हेसू की याद में अस्थियों को उसी पेड़ के नीचे दफना दिया। उन्होंने 9वें राजकुमार को जहर दे दिया। मरने से पहले उसे हेसू की एक चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। 6 साल बीत गए। हेसू की बरसी पर महाराज उसी पेड़ के पास खड़े थे। तभी एक छोटी बच्ची उनसे टकराई और मजाक में पैसे मांगने लगी। उसकी हरकतें बिल्कुल हेसू जैसी थी। 14वां भाई वहाँ पहुँचा और बच्ची को गोद में उठाकर भागने लगा। महाराज ने बच्ची के बालों में वही कांटा देखा जो उन्होंने हेसू को दिया था। उन्हें समझ आ गया कि ये उनकी अपनी बेटी है। 14वें भाई ने मिन्नत की कि हेसू नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी महल की खूनी गद्दी के साये में पले। महाराज ने अपनी बेटी के लिए 14वें भाई की सजा माफ कर दी ताकि वो जब चाहे महल आ सके। अब महाराज की सल्तनत एकदम मजबूत हो चुकी थी। तभी उस अंकल दातुक ने कहा कि अब मेरा काम पूरा हुआ, अब मुझे गाँव वापस जाने की इजाजत दीजिए। उन्होंने जाते जाते महाराज से एक अजीब सी बात कही, हेसू इस दुनिया की नहीं थी, इसलिए उसके पीछे ज्यादा पागल मत होइए। जैसे ही अंकल महल से बाहर निकले, आसमान में पूरा सूर्य ग्रहण लग गया। उधर 21वीं सदी में हेसू की आंख खुली। वो पूरे 1 साल तक कोमा में रहने के बाद होश में आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नींद में बार बार उस नकाबपोश आदमी को देखकर क्यों रोती है। अगले दिन वो अपनी कॉस्मेटिक की दुकान पर काम कर रही थी। तभी एक चश्मा पहने आदमी वहाँ आया और उसकी नेम प्लेट देखकर बोला, क्या तुम्हारा सरनेम गो है? पुराने जमाने में इसे हे कहा जाता था। हेसू को कुछ समझ नहीं आया। उस आदमी ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, सब अपनी जगह वापस लौट ही आते हैं। जब हेसू उसे क्रीम दिखाने लगी तो अचानक उसके दिमाग में राजकुमार की धुंधली सी तस्वीर आई। उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बैठ गई। उसकी सहेली ने उसे आराम करने को कहा। तभी हेसू की नजर पास में लगी गोरियो काल स्याओलाई की पुरानी पेंटिंग्स पर पड़ी। उसे वो सपने याद आने लगे। जैसे जैसे वो पेंटिंग्स देख रही थी, उसकी याददाश्त वापस आ रही थी। जब उसने चौथे राजकुमार की पेंटिंग देखी तो उसे अपने उस अधूरे और सच्चे प्यार का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो सच में उस जमाने में गई थी। वो रोने लगी कि वो तो यहाँ आ गई, पर राजकुमार को उस जमाने में अकेला छोड़ आई। पेंटिंग में राजकुमार को अकेला खड़ा देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो सोच रही थी कि उसके बिना राजकुमार ने खुद को कैसे संभाला होगा। उधर पुरानी दुनिया में राजकुमार सूर्य ग्रहण को देख रहे थे और उन्हें अंकल की बात याद आई कि हेसू इस दुनिया की नहीं थी। तभी सेनापति बैकहा ने भी महल छोड़कर जाने की इजाजत मांगी। अब राजकुमार बिल्कुल अकेले रह गए थे। हेसू के जाने के बाद वो बस एक जिंदा लाश की तरह थे। हेसू ने एक बार कहा था, अगर हम किसी दूसरी दुनिया में मिलते तो कितना अच्छा होता, जहाँ न गद्दी का लालच होता, न जान का खतरा। राजकुमार ने आसमान की ओर देखकर फैसला किया, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो तो मैं तुम्हें उस दुनिया में ढूंढने आऊंगा। तुम जहाँ भी होगी मैं तुम्हें पा ही लूंगा। तो दोस्तों, यहीं इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंत होता है। सच में प्यार, नफरत और सत्ता की ये जंग रूह को कंपा देने वाली है। हमने देखा कि कैसे एक सिंहासन के लिए सगे भाई
भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और कैसे एक मासूम प्यार वक्त की बेरहम चालों में फंसकर दम तोड़ गया। अंत में सम्राट के पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं बचा सिवाय एक अधूरे वादे और कभी न खत्म होने वाले इंतजार के। वाकई ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त कितना भी बदल जाए पर कुछ घाव और कुछ एहसास कभी नहीं मिटते। उम्मीद है आपको मून लवर्स की ये इमोशनल दास्तान पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सम्राट का फैसला कैसा लगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।